हमारे इस सीजन की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा पिछला सीजन खत्म हुआ था। तभी दूसरे रिंग में सीनियर सिस्टर म्यू श्वानजी का मुकाबला शुरू होता है। उनके प्रतिद्वंद्वी के पास शैडो बॉडी की खौफनाक छाया शक्ति थी, जो खुद को पिशाच और दानव शक्तियों का अवतार मानती थी। लेकिन सीनियर सिस्टर म्यू के पीछे 6 अलौकिक दिव्य चक्र यानी 6 वॉइड्स प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देखकर दर्शक दीर्घा में खड़े लोग पहचान जाते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथों में वर्णित महादुर्लभ रीइनकार्नेशन बॉडी यानी पुनर्जन्म का अमर शरीर है। सीनियर सिस्टर म्यू अपनी रीइनकार्नेशन टू सप्रेस ईविल की अलौकिक शक्ति का आह्वान करती हैं। उनके एक ही अलौकिक प्रहार से सारा अंधकार और प्रतिद्वंद्वी की शैडो बॉडी पलक झपकते ही भस्म हो जाती है। सीनियर सिस्टर म्यू महज कुछ ही चालों में ये भव्य जीत हासिल कर लेती हैं और शांत भाव से रिंग से बाहर आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि वो ऐतिहासिक दिन आखिरकार आ ही गया, जिसका पूरा शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट वर्षों से इंतजार कर रहा था। वानफा सेक्ट का महाभर्ती उत्सव यानी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट सेरेमनी। इस खबर के फैलते ही पूरे महाद्वीप में भूचाल आ गया था। हर राज्य, हर छोटे बड़े शहर, यहाँ तक कि दूर दराज के नॉर्दर्न रीजन्स, वेस्टर्न रीजन्स और राजधानी के महान सैनिक व साधक सब के सब होली हेवन माउंटेन्स की ओर उमड़ पड़े थे। पहाड़ों के आसपास का विशाल मैदानी इलाका इंसानों के समंदर में बदल चुका था। अनुमान के मुताबिक वहां 1 अरब से भी अधिक उम्मीदवार भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए जमा हो चुके थे, जबकि उनके साथ आए परिजनों और दर्शकों को मिलाकर ये संख्या 2 अरब के विशाल आंकड़े को पार कर चुकी थी। टियानबाओ पेविलियन के विशालकाय उड़ने वाले जहाज यानी एयरशिप्स दिन रात आसमान में उड़ते हुए दूर दराज के महाद्वीपों से लाखों लोगों को लगातार ढो रहे थे। टियानबाओ पवेलियन के इस असीम परिवहन तंत्र को देखकर लोग कह रहे थे कि इस आयोजन से टियानबाओ पवेलियन ने अकल्पनीय संपत्ति और नाम कमाया है। वानफा सेक्ट के मुख्य परिसर में सेक्ट मास्टर लू चैन बेहद शांत भाव से बैठे हुए थे। वे अपने मुख्य एल्डर वांग लिन और एल्डर शैन को बुलाते हैं और निर्देश देते हैं कि मैदान में जुटी अरबों लोगों की भीड़ में व्यवस्था बनाए रखना सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए। लू चैन स्पष्ट आदेश देते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति या किसी बड़े घराने का सदस्य भीड़ में अराजकता फैलाने या नियम तोड़ने का दुस्साहस करे तो उसे तुरंत परीक्षा से अयोग्य घोषित यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, और यदि मामला गंभीर हो तो बिना किसी दया के उसे मौके पर ही जान से मार दिया जाए। एल्डर वांग लिन तुरंत झुककर इस कठोर आदेश का पालन करने के लिए निकल जाते हैं। सेक्ट मास्टर लू चैन अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि केवल परीक्षा लेना ही काफी नहीं है। भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए शिष्यों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें व्यावहारिक अनुभव यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए नियमित रूप से गुप्त क्षेत्रों यानी सीक्रेट रियम्स में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा नए शिष्यों को अपनी साधना को तीव्र करने के लिए संप्रदाय के कल्टीवेशन हॉल का इस्तेमाल करने के लिए हर महीने 15 दिनों का मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। भर्ती खत्म होने के बाद संप्रदाय के 8 पीक मास्टर्स अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योग्य शिष्यों का चुनाव करेंगे ताकि वे अपने अपने शिखरों का विकास कर सकें। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले एल्डर शेन अपनी बुलंद आवाज में घोषणा करते हैं कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी नियम तोड़ेगा उसे न केवल अयोग्य ठहराया जाएगा बल्कि मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये चेतावनी सुनते ही अरबों की भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। भीड़ में हर तरह के लोग मौजूद थे। एक तरफ बेहद साधारण कपड़ों में आया एक नवयुवक खड़ा था, जिसे देखकर उसके बगल में खड़ा एक घमंडी युवक ताना मारता है कि उसकी साधारण सी शक्ल को देखकर लगता नहीं कि वो इतने महान संप्रदाय का हिस्सा बन पाएगा और उसे वापस जाकर आईना देखना चाहिए। साधारण युवक पलटकर निडरता से जवाब देता है कि साधारण दिखने वाले लोग भी अपनी मेहनत और निष्ठा से महान बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे राजवंश के राजा अपनी होनहार बेटी प्रिंसेस जिन्यांग का हाथ थामे खड़े थे। राजा अपनी बेटी को समझाते हैं कि उसे हर हाल में इस परीक्षा को पास करके वानफा सेक्ट का शिष्य बनना होगा, क्योंकि केवल यही एक रास्ता है जिससे उनके छोटे से साम्राज्य को बड़े और क्रूर दुश्मनों से बचाया जा सकता है। प्रिंसेस जिन्यांग अत्यंत आत्मविश्वास से अपने पिता को आश्वस्त करती है कि वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगी और संप्रदाय का हिस्सा बनकर ही दम लेगी। उनके साथ आए मंत्री भी राजकुमारी की असाधारण प्रतिभा और बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। शुभ मुहूर्त होते ही शंखनाद होता है और आकाश से अलौकिक संगीत गूंज उठता है। वानफा सेक्ट के द्वार औपचारिक रूप से खोल दिए जाते हैं। संप्रदाय के एल्डर्स और उच्च स्तरीय शिष्य हवा में तैरते हुए बाहर आते हैं। ये दृश्य देखते ही भीड़ में चीख पुकार और उत्साह की लहर दौड़ जाती है। लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं कि आखिरकार परीक्षा शुरू होने वाली है। कुछ घमंडी योद्धा अपनी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म की ताकत पर घमंड करते हुए दूसरों को धक्का देने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझदार लोग उन्हें याद दिलाते हैं कि वानफा सेक्ट में प्रवेश के लिए कोई आर्थिक या सामाजिक पाबंदी नहीं है। यहाँ राजा हो या रंग, जो भी परीक्षा पास करेगा वो शिष्य बन जाएगा। तभी संप्रदाय के मुख्य एल्डर की बुलंद आवाज पूरे आकाश में गूंजती है। वे घोषणा करते हैं कि वानफा सेक्ट का मूल आधार व्यक्ति का डाओइस्ट माइंड यानी आध्यात्मिक निष्ठा, प्रतिभा और उसका अटूट धैर्य है।
यहाँ किसी की पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति मायने नहीं रखती। भर्ती प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और सरल रखते हुए केवल 2 मुख्य चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है फैंटम लैडर यानी भ्रम की पौराणिक सीढ़ी। इस विशालकाय आध्यात्मिक सीढ़ी में कुल 99 सीढ़ियां यानी 99 फ्लोर्स हैं। जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इस सीढ़ी को पार करके 99वें शिखर तक पहुंच जाएगा, उसे कम से कम वानफा सेक्ट का मेनियल डिसाइपल यानी सेवक शिष्य स्वीकार कर लिया जाएगा। दूसरा चरण है टैलेंट टेस्ट यानी प्रतिभा की परीक्षा। सीढ़ी पार करने के बाद उम्मीदवारों को ग्रेट डाउ कॉल्ड्रोन यानी महामार के दिव्य कड़ाहे के सामने खड़ा किया जाएगा और उस पर प्रहार करना होगा। जो व्यक्ति अपने प्रहार से उस कड़ाहे में से 1 से 9 बार दिव्य ध्वनि गूंजा देगा, वो इनर डिसाइपल यानी आंतरिक शिष्य बनने का हकदार होगा। और यदि किसी महाप्रतिभावान व्यक्ति के प्रहार से वो कड़ाहा पूरे 10 बार गूंज उठा, तो उसे सीधे सेक्ट मास्टर लू चैन का पर्सनल डिसाइपल यानी मुख्य व्यक्तिगत शिष्य बनने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। ये नियम सुनते ही भीड़ में हलचल मच जाती है। कई बेवकूफ लोग आपस में हंसने लगते हैं कि केवल 2 ही तो चरण हैं और ये परीक्षा तो बहुत आसान दिखती है। वे सोचने लगते हैं कि वे तो चुटकी बजाते ही इनर गेट में प्रवेश कर लेंगे। लेकिन एल्डर चेतावनी देते हैं कि जो भी व्यक्ति परीक्षा में असफल होगा, उसे बिना एक पल गंवाए तुरंत मैदान छोड़ना होगा ताकि पीछे खड़े अन्य लोगों को मौका मिल सके। आदेश मिलते ही लाखों करोड़ों उम्मीदवार एक साथ फैंटम लैडर की ओर दौड़ पड़ते हैं। हर कोई सबसे पहले शिखर पर पहुंचने की होड़ में था, लेकिन जैसे ही वे पहली कुछ सीढ़ियों पर कदम रखते हैं, लोगों के चेहरे के रंग उड़ने लगते हैं। असल में फैंटम लैडर कोई साधारण पत्थरों की सीढ़ी नहीं थी, बल्कि ये व्यक्ति के गहरे अंतर्मन और उसकी सच्ची नीयत की परीक्षा लेने वाला एक अलौकिक इल्यूजनरी रियल्म था। जिन लोगों के मन में कोई लालच, कपट या नीच भावनाएं थीं, वे सीढ़ी पर कदम रखते ही अपने ही भयानक भ्रम में फंसकर पागलों की तरह बड़बड़ाने लगे। एक घमंडी योद्धा सीढ़ी पर चढ़ते ही एक भयंकर भ्रम में फंस जाता है। वो जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाने लगता है कि वो आखिरकार अजय एम्प्रेस लिंगशु का पति बन चुका है और अब वो उस एम्प्रेस को हर रात अपने कदमों में झुकाकर रखेगा। उसका ये नीच और घिनौना भ्रम केवल उसके मन में ही नहीं गूंजा, बल्कि उसकी आवाज सीढ़ी के सुरक्षात्मक मंत्रों के कारण बाहर खड़े एल्डर्स और आकाश में बैठे महासम्राटों तक स्पष्ट पहुंच गई। सामने खड़े संप्रदाय के एल्डर्स की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। एम्प्रेस लिंगशु का नाम पूरे महाद्वीप में पूजनीय था और एक तुच्छ प्राणी द्वारा उनका ऐसा नीच अपमान बर्दाश्त से बाहर था। बिना एक पल का विलंब किए आकाश से एक भयंकर आध्यात्मिक बिजली गिरती है और उस अधर्मी युवक का शरीर पलक झपकते ही जलकर राख हो जाता है। उसके पूरे परिवार और संप्रदाय के लोग डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं और उस जगह से भाग खड़े होते हैं ताकि एम्प्रेस के प्रकोप से उनका अपना घराना नष्ट न हो जाए। सेक्ट मास्टर लू चैन आकाश में बैठकर इस पूरे दृश्य को देख रहे थे। वे मुस्कुराते हुए विचार करते हैं कि इस फैंटम लैडर की सफलता दर यानी पास रेट 10% से भी कम है, जो उनके शुरुआती दिनों की परीक्षा से भी अधिक कठिन साबित हो रही थी। इतने अरबों लोगों के आने के बावजूद अभी तक एक भी ऐसा अलौकिक नवयुवक नहीं दिखा था जो सीधे उनका मुख्य शिष्य बनने के योग्य हो। इसी बीच लू चैन अपने पास खड़े एल्डर शेन से पूछते हैं कि क्या नए शिष्यों के स्वागत के लिए कपड़े और पहचान पत्र तैयार हैं। एल्डर शेन गर्व से उत्तर देते हैं कि जू डाओफेंग ने पहले ही 2 लाख सेट शिष्य वस्त्र और संप्रदाय के दिव्य टोकन तैयार कर लिए हैं। लू चैन संतोष जताते हैं और आदेश देते हैं कि जैसे ही कुछ लोग सीढ़ी के शिखर पर पहुंचे, उन्हें तुरंत टैलेंट टेस्ट के लिए आगे भेज दिया जाए ताकि प्रक्रिया में कोई देरी न हो। इस प्रतिभा परीक्षा का संचालन करने का भार कोर डिसाइपल्स काई बुफान और हुआ एन को सौंपा गया था, जबकि वांग टेंग, लियू रुयान, चेन डॉक्शुअन और अन्य वरिष्ठ शिष्य उम्मीदवारों के नाम और परिणामों को मुख्य रजिस्टर में दर्ज करने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तभी सबका ध्यान सीढ़ी पर चढ़ रहे एक बेहद साधारण कपड़े पहने नवयुवक पर जाता है। जहां बाकी लाखों लोग 20वीं और 30वीं सीढ़ी पर ही भ्रम के जाल में फंसकर तड़प रहे थे, वहीं ये अकेला लड़का बेहद शांति से 60वीं सीढ़ी को पार कर चुका था। बाहर खड़े दर्शक हैरान होकर देखने लगते हैं कि ये साधारण दिखने वाला लड़का इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो लड़का 67वीं सीढ़ी पर कदम रखता है, उसकी गति अचानक धीमी हो जाती है। उसके माथे से पसीने की बूंदें ढलकने लगती हैं और वो अपने दांत भींचकर एक एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। उसके कंधों पर मानो पूरे ब्रह्मांड का बोझ आ गिरा हो। ये दृश्य देखकर समझदार साधक बाहर खड़े उन बेवकूफों को डांटते हैं जो परीक्षा को आसान बता रहे थे। वरिष्ठ विद्वान स्पष्ट करते हैं कि फैंटम लैडर का असली रहस्य क्या है। पहली 66 सीढ़ियां व्यक्ति के मन, उसकी वासनाओं और उसके चरित्र के भ्रम की परीक्षा लेती हैं, लेकिन अंतिम 33 सीढ़ियां भयंकर गुरुत्वाकर्षण दबाव यानी ग्रेविटी लॉस और आत्मिक भार की परीक्षा लेती हैं। यहाँ किसी की कोई चालाकी काम नहीं आती। केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जिसके पास फौलादी इच्छा शक्ति और एक पवित्र सत्य खोजने वाला दिल यानी प्योर हार्ट हो। यदि किसी के मन में एक पल के लिए भी संदेह उत्पन्न हुआ तो वो सीधे नीचे आ गिरेगा।
भीड़ में खड़े बड़े बड़े घरानों के प्रतिभावान युवा भी ये देखकर हैरान थे। जोंगझाओ के महान घराने के योद्धा शाओ जान, नालन फैमिली के अभिमानी नालन शिउ और सीमा फैमिली के सीमा नान आपस में बहस करने लगते हैं। नालन शिउ घमंड से कहता है कि ये छोटा मोटा भ्रम उसके सामने कुछ भी नहीं है और वो चुटकी बजाते ही इसे पार कर लेगा। लेकिन सीमा नान और शाओ जान उसे चेतावनी देते हैं कि अति आत्मविश्वास में बड़ी बड़ी बातें न करें, कहीं ऐसा न हो कि थोड़ी देर में वो खुद नीचे गिरकर अपना मजाक बनवा बैठे। तभी एक अत्यंत अद्भुत घटना घटती है। एक बेहद सुंदर और रहस्यमयी युवती भीड़ को चीरती हुई सीढ़ी पर कदम रखती है। वो सीढ़ी की सीढ़ियों को ऐसे पार करने लगती है जैसे वो केवल हवा में टहल रही हो। न तो उसे पहली 66 सीढ़ियों का कोई भ्रम छू पाता है और न ही अंतिम 33 सीढ़ियों का भयंकर गुरुत्वाकर्षण उसे रोक पाता है। वो देखते ही देखते 40वीं, 50वीं और 60वीं सीढ़ी को चुटकी बजाते ही पार कर लेती है। उसे इस तरह बिना किसी प्रयास के आगे बढ़ते देखकर नालन शिउ और बाकी योद्धाओं की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि ये स्त्री कौन है, क्या ये किसी प्राचीन गुप्त वंश की उत्तराधिकारी है या पूर्व जन्म की कोई सोई हुई अमर महामानव। ऊपर बैठी एम्प्रेस लिंगशु उस लड़की को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। वे पहचान जाती हैं कि उस लड़की के पास पौराणिक 9 एपर्चर एक्सक्विजिट हार्ट यानी 9 छिद्रों वाला अलौकिक पवित्र हृदय है। एम्प्रेस लिंगशु तुरंत घोषणा करती हैं कि ये लड़की उनके लिंगशु पीक की मुख्य शिष्य बनने के लिए पूरी तरह योग्य है। अन्य पीक मास्टर्स मजाक में कहते हैं कि एम्प्रेस लिंगशु ने वास्तव में एक अनमोल हीरा ढूंढ लिया है। इसी बीच फैंटम लैडर के 99वें शिखर पर सबसे पहला उम्मीदवार कदम रखता है। वो वही साधारण कपड़ों वाला लड़का था जो अपनी पीठ पर एक विशाल लकड़ी का तलवार बॉक्स यानी सॉर्ड केस बांधे हुए था। उस लड़के का नाम गू चैन था। भले ही उसके पास कोई विशेष शारीरिक क्षमता या महान कुल का नाम नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में तलवारबाजी के प्रति एक अत्यंत पवित्र और निश्चल समर्पण झलक रहा था। स्वॉर्ड एम्परर पीक मास्टर उसे देखकर बेहद प्रसन्न होते हैं और समझ जाते हैं कि ये लड़का भविष्य का एक महान तलवारबाज बनेगा। दूसरी तरफ घमंडी नालन शिउ जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ता है, वो महज 20वीं सीढ़ी पर ही एक भयंकर भ्रम का शिकार हो जाता है और बुरी तरह नीचे आ गिरता है। अपनी हार को स्वीकार न कर पाने के कारण वो पागलों की तरह चीखने लगता है कि ये परीक्षा निष्पक्ष नहीं है और वो केवल एक पल की लापरवाही के कारण गिरा है। वो चिल्लाता है कि वो महान नालन फैमिली का गौरव है, इसलिए उसे दोबारा सीढ़ी पर चढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। संप्रदाय के एल्डर बेहद ठंडे स्वर में नियम याद दिलाते हैं कि फैंटम लैडर पर हर व्यक्ति को केवल एक ही मौका मिलता है। जो पहली बार में असफल हो गया उसे तुरंत वापस लौटना होगा। यदि उसने और हंगामा किया तो उसे मार दिया जाएगा। नालन शिउ के साथ आए उसके पारिवारिक रक्षक डर के मारे उसका मुंह बंद करते हैं और घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं, क्योंकि वानफा सेक्ट के सामने उनका पूरा घराना एक चींटी के बराबर भी नहीं था। सीमा नान और शाओ जान इस घमंडी नालन शिउ की दुर्दशा देखकर मन ही मन हंसते हैं। अब जो उम्मीदवार सफलतापूर्वक 99 सीढ़ियां पार कर चुके थे, उन्हें 100 के समूहों में इकट्ठा करके संप्रदाय के मुख्य आंतरिक परिसर में टैलेंट टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही उम्मीदवार वानफा सेक्ट के भीतर कदम रखते हैं, वे वहां का दृश्य देखकर अवाक रह जाते हैं। हवा में घनी आध्यात्मिक ऊर्जा यानी स्पिरिचुअल छिया तैर रही थी। वहां की हवा में सांस लेना ही किसी अनमोल आध्यात्मिक दवा के सेवन जैसा लग रहा था। उम्मीदवारों को एहसास होता है कि उनके अपने घरानों या महान संप्रदायों के सबसे गुप्त साधना स्थल भी वानफा सेक्ट के एक साधारण कोने की तुलना में कुछ भी नहीं थे। वे भक्तिभाव से चारों तरफ देखने लगते हैं। रास्ता दिखाने वाले वरिष्ठ शिष्य मुस्कुराते हुए उन्हें ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वे स्वयं पहली बार इस संप्रदाय में आए थे तो उनका हाल भी ऐसा ही था। उम्मीदवार उत्सुकता से आकाश को चीरते हुए बने उस सबसे ऊंचे और भव्य पर्वत के बारे में पूछते हैं। वरिष्ठ शिष्य गर्व से बताते हैं कि उस सबसे महान पर्वत का नाम वानफा पीक है, जहां स्वयं उनके सर्वशक्तिमान सेक्ट मास्टर लू चेन निवास करते हैं। सेक्ट मास्टर के मुख्य शिष्य भी उसी पर्वत की ढलानों पर बनी गुफाओं में साधना करते हैं। इसके अलावा संप्रदाय के 8 अन्य प्रमुख शिखर हैं: जू डाओ फेंग, सस्पेंडेड पीक, अरे चेंजिंग पीक, एल्चमी पीक, ओवरलॉर्ड बॉडी पीक, फियर्स ब्लेड पीक, वेंजियन पीक और एम्प्रेस लिंगशु का लिंगशु पीक। उम्मीदवार ये जानकर रोमांचित हो जाते हैं कि यदि वे परीक्षा पास कर लेते हैं तो वे अपनी पसंद के अनुसार किसी भी शिखर को चुन सकते हैं। वे सभी प्रतिभा परीक्षा के मुख्य मैदान में पहुंचते हैं, जहां ग्रेट डाओ कॉल्ड्रन रखा हुआ था। कोर डिसाइपल काई बुफान और हुआ एन परीक्षा का संचालन कर रहे थे। सबसे पहले शाओ जान को परीक्षा के लिए आगे बुलाया जाता है। शाओ जान अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके ग्रेट डाओ कॉल्ड्रन पर प्रहार करता है। कड़ाहे में से एक के बाद एक भयंकर दिव्य ध्वनियां गूंजने लगती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आखिरकार 7 बार भारी गूंज होती है। 7 ध्वनियां गूंजते ही मैदान में हलचल मच जाती है। शाओ जान के घराने के लोग बेहद गर्व महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही वे हैरान भी थे, क्योंकि जोंगझाओ में माना जाता था कि शाओ जान के पास क्वासी एम्परर बनने की क्षमता है। फिर भी वानफा सेक्ट के कड़ाहे पर वो केवल 7 ध्वनियां ही निकाल सका।
इससे स्पष्ट था कि इस संप्रदाय के मापदंड कितने अकल्पनीय रूप से कठोर थे। काई बुफान मुस्कुराते हुए घोषणा करते हैं कि 7 ध्वनियां गूंजने के कारण शाओ जान आधिकारिक रूप से वानफा सेक्ट का इनर डिसाइपल बन चुका है। शाओ जान खुशी के मारे कांपने लगता है, लेकिन घबराहट के कारण उसके पैर सुन्न हो जाते हैं और वो अजीब तरह से चलने लगता है। हुआन मजाक में पूछता है कि उसके टांगों को क्या हुआ है, जिस पर शाओ जान शर्मिंदा होकर उत्तर देता है कि वो अत्यधिक उत्साह और घबराहट के कारण ठीक से चल नहीं पा रहा है। इसके बाद सीमा नान आगे आता है। वो भी अपनी पूरी शक्ति से कड़ाहे पर प्रहार करता है और सफलतापूर्वक 7 ध्वनियां गूंजा देता है। वो भी इनर डिसाइपल के रूप में चुन लिया जाता है और राहत की सांस लेता है कि उसने अपनी सीमा फैमिली का नाम डूबने नहीं दिया। तभी चेन पिंगएन आगे बढ़ता है। ये वही साधारण लड़का था जिसने सबसे पहले फैंटम लैडर के शिखर को छुआ था। जब चेन पिंगएन कड़ाहे के सामने खड़ा होता है और उस पर अपनी सादे हाथ का स्पर्श करता है तो अचानक पूरे वातावरण में एक अद्भुत हलचल शुरू हो जाती है। कड़ाहा सोने की तरह चमकने लगता है और उसमें से एक के बाद एक गूंज निकलने लगती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 8वीं और आखिरकार 9वीं भयंकर ध्वनि पूरे आकाश में गूंज उठती है। 9 ध्वनियां गूंजते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। 9 ध्वनियों का अर्थ था कि चेन पिंगएन के पास एक अत्यंत दुर्लभ और शुद्ध स्वॉर्ड हार्ट यानी तलवार का अमर दिल मौजूद था। स्वॉर्ड एम्परर पीक मास्टर अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और आश्चर्य से कहते हैं कि ऐसा शुद्ध स्वॉर्ड हार्ट सदियों में केवल एक बार ही देखने को मिलता है। पीक मास्टर अपनी मुख्य शिष्या क्विंगरुओ को समझाते हैं कि स्वॉर्ड हार्ट का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस व्यक्ति के पास कोई जन्मजात विशेष स्वॉर्ड बॉडी है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उसका मन तलवार के साथ इस कदर एक हो चुका है कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के स्थिर हाथों और शांत मन से किसी भी तलवार को अपना मित्र बना सकता है। उसके सामने हजारों लाखों तलवारें आ जाएं, तो वे सब उसकी इच्छा के सामने झुक जाएंगी। चेन पिंगएन झुककर विनम्रता से पूछता है कि वास्तव में तलवार क्या है। स्वॉर्ड एम्परर मुस्कुराते हुए उसे तलवारबाजी के 4 सर्वोच्च चरणों का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि पहला चरण केवल शब्दों और उंगलियों से तलवार को जानना है। दूसरा चरण ये समझना है कि तलवार केवल एक हथियार है, असली महत्व उसे चलाने वाले योद्धा का है। तीसरा चरण अपनी आत्मा और जीवन को तलवार के साथ एक कर देना है और चौथा व सर्वोच्च चरण है नो स्वॉर्ड इन द हार्ट, यानी मन में किसी भौतिक तलवार की आवश्यकता ही न रहना, जहां ब्रह्मांड की हर एक वस्तु, हवा का झोंका या तिनका भी एक अजेय तलवार में बदला जा सकता है और सब कुछ काटा जा सकता है। चेन पिंगएन इस गूढ़ ज्ञान को पाकर भावुक हो जाता है और अपने नए गुरु का धन्यवाद करता है। 9 ध्वनियों के साथ चेन पिंगएन सर्वोच्च श्रेणी का इनर डिसाइपल बन जाता है। इसके बाद ये जी नाम की वही रहस्यमयी लड़की आगे आती है जिसने सीढ़ी को सबसे तेजी से पार किया था। जैसे ही वो ग्रेट डाउ कॉल्ड्रॉन पर प्रहार करती है, कड़ाहा लगातार 9 बार गूंज उठता है। उसका असाधारण प्रदर्शन देखकर काई बुफान और हुआएन स्वीकार करते हैं कि इस साल आए नए शिष्यों का स्तर वास्तव में पिछले सभी सालों से कहीं अधिक श्रेष्ठ और अद्भुत है। सेक्ट मास्टर लू चैन ऊपर बैठकर इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे। वे अपने वफादार शिष्यों बुफान और हुआएन की कार्यकुशलता से बेहद संतुष्ट होते हैं। वे देखते हैं कि नए शिष्यों में डबल प्यूपिल्स यानी 2 पुतली वाली पौराणिक आंखों जैसे दुर्लभ शारीरिक गठन वाले योद्धा भी शामिल हैं। लू चैन मुस्कुराते हुए अपने पीक मास्टर्स से कहते हैं कि वे आगे की परीक्षा पर नजर रखें और वे स्वयं अब विश्राम के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे कई उम्मीदवार थे जिनके प्रहार से कड़ाहा केवल 5 बार ही गूंज सका था। हन नाम का एक उम्मीदवार थोड़ा निराश होकर अपने साथी से कहता है कि यदि वो किसी बाहरी पवित्र स्थान पर जाता तो अपनी इस प्रतिभा के बल पर सीधे इनर डिसाइपल बन जाता, लेकिन वानफा सेक्ट में 5 ध्वनियों का अर्थ केवल आउटर डिसाइपल यानी बाहरी शिष्य बनना ही था। उसका साथी उसे डांटते हुए समझाता है कि उसे निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वानफा सेक्ट की तुलना बाहर के किसी भी साधारण पवित्र स्थल से करना ही मूर्खता है। यहाँ का एक आउटर डिसाइपल भी बाहर के सबसे बड़े संप्रदायों के कोर डिसाइपल से कहीं अधिक भाग्यशाली और शक्तिशाली है। इसके अलावा वरिष्ठ शिष्यों ने बताया था कि वानफा सेक्ट में हर साल ग्रैंड एग्जामिनेशन होता है, जहां अपनी मेहनत और कल्टीवेशन के बल पर कोई भी आउटर डिसाइपल अपनी रैंक बढ़ाकर इनर गेट या 8 शिखरों का मुख्य शिष्य बन सकता है। हन ये सुनकर खुश हो जाता है और कसम खाता है कि वो दिन रात एक करके साधना करेगा। सूरज ढलने के साथ ही भर्ती परीक्षा के पहले दिन का समापन होता है। संप्रदाय के एल्डर्स घोषणा करते हैं कि ये महाभर्ती उत्सव लगातार 7 दिनों तक चलेगा। जो लोग आज परीक्षा देने से चूक गए हैं वे अगले 6 दिनों में भाग ले सकते हैं। असफल उम्मीदवारों को तुरंत परिसर खाली करने का निर्देश दिया जाता है।
वहीं दूसरी ओर जितने भी नए उम्मीदवार आज आउटर या इनर डिसाइपल्स के रूप में चुने गए थे, उन्हें संप्रदाय का आधिकारिक नियम सुनाया जाता है। एल्डर घोषणा करते हैं कि नए शिष्यों को अपने अपने परिवारों और रिश्तेदारों को अपनी इस महान सफलता की सूचना देने के लिए एक दिन का विशेष अवकाश दिया जाता है। लेकिन नियम ये था कि जो भी शिष्य बाहर जाएगा उसे ठीक 24 घंटे के भीतर संप्रदाय में वापस रिपोर्ट करना होगा। यदि कोई व्यक्ति तय समय सीमा के भीतर वापस नहीं लौटता है तो ये माना जाएगा कि उसने स्वयं ही वानफा सेक्ट के शिष्य होने के अपने अमूल्य अधिकार को हमेशा के लिए त्याग दिया है और उसका नाम संप्रदाय के रजिस्टर से सदा के लिए काट दिया जाएगा। सभी नए शिष्य पूरी निष्ठा से इस नियम को स्वीकार करते हैं और अपने अपने घरों की ओर खुशी खुशी रवाना होते हैं। अब हम देखते हैं कि वानफा सेक्ट की ऐतिहासिक भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। भर्ती परीक्षा के पहले दिन का समय पूरा होते ही संप्रदाय के अधिकारियों ने मैदान में बचे हुए लाखों लोगों को सूचित कर दिया कि जिन नवनियुक्त शिष्यों के बाहर कोई सगे संबंधी या परिवार के लोग नहीं हैं, उन्हें संप्रदाय के विश्राम स्थल की ओर भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीमा फैमिली के राजकुमार ब्रदर सीमा और उनके साथ खड़े अन्य युवा शिष्य फैसला करते हैं कि वे तुरंत बाहर जाकर अपने अपने घराने के लोगों को इस महान सफलता की खुशखबरी देंगे, ताकि उनके परिवार के लोग लगातार लग रहे डर और आशंकाओं से मुक्त हो सकें। वे बिना एक पल गंवाए संप्रदाय के स्टवर्ड्स यानी व्यवस्थापकों से अनुमति लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी बीच संप्रदाय के वरिष्ठ कोर शिष्यों की भीड़ के पास खड़े कुछ नवनियुक्त प्रतिभागी चैन पिंगैन और ये जी की ओर आकर्षित हो रहे थे। वरिष्ठ शिष्य चैन पिंगैन और ये जी की अद्भुत क्षमता और अद्वितीय तलवार हृदय यानी स्वॉर्ड हार्ट की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रतिभा सचमुच अकल्पनीय है। वरिष्ठ शिष्यों का मानना था कि जब संप्रदाय के 8 महान पर्वत यानी 8 पीक्स औपचारिक रूप से अपने द्वार खोलेंगे तो हर मुख्य पीक मास्टर इन दोनों अलौकिक प्रतिभाओं को अपना मुख्य शिष्य बनाने की होड़ में लग जाएगा। चैन पिंगान और ये जी नम्रता से अपने वरिष्ठों को धन्यवाद देते हैं और उत्सुकता से पूछते हैं कि 8 पीक मास्टर्स कब अपने शिखरों के द्वार खोलकर शिष्यों का चयन करेंगे। वरिष्ठ शिष्य उत्तर देते हैं कि भर्ती उत्सव के पूरी तरह समाप्त होने के ठीक बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी और कई आंतरिक शिष्य यानी इनर डिसाइपल्स पहले ही तय कर चुके हैं कि उन्हें किस शिखर पर जाना है। वहीं दूसरी तरफ बाहर अपने घरानों में लौटे नए शिष्यों के परिवारों में उत्सव जैसा माहौल था। एक नवयुवक जब अपने चाचा और परिवार के बुजुर्गों के पास पहुंचता है तो वे चकित होकर उससे पूछते हैं कि क्या वानफा सेक्ट का वातावरण सचमुच उतना पवित्र और अलौकिक है जितना कहानियों में सुना जाता था। नवयुवक गर्व से उत्तर देता है कि वानफा सेक्ट का एक एक साधारण कोना भी उनके पूर्वजों के सबसे गुप्त साधना स्थल से 10 गुना अधिक शुद्ध और ऊर्जावान है। उसके चाचा ये सुनकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनका भतीजा एक इनर डिसाइपल बना है तो वे उत्सुकता से पूछते हैं कि क्या किसी ग्रेट एम्परर ने उसे सीधे अपना पर्सनल डिसाइपल नहीं बनाया। भतीजा अपने चाचा को समझाता है कि वानफा सेक्ट में प्रवेश के मापदंड कितने खौफनाक हैं। उस दिन 20,000 से भी अधिक महाप्रतिभावान लोगों का टैलेंट टेस्ट हुआ था, जिनमें से केवल 600 लोग ही इनर डिसाइपल बनने में सफल हो सके थे। इस अकल्पनीय प्रतियोगिता में केवल एक सीट हासिल कर पाना ही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था। भी हम अगले सीन में देखते हैं कि संप्रदाय के बाहर फैली विशाल दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। वानफा सेक्ट के केवल 2 चरणों वाले इम्तिहान ने महाद्वीप के लगभग 200 मिलियन यानी 20 करोड़ लोगों को पहले ही झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इतने विशाल स्तर पर उम्मीदवारों का बाहर होना इतिहास की सबसे कठोर भर्ती प्रक्रिया मानी जा रही थी। कई छोटे राजवंशों के राजा अपने बच्चों के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। एक राजकुमारी अपने पिता के सामने आंखों में आंसू लेकर झुकती है और बताती है कि यद्यपि उसने परीक्षा में 6 बार कड़ाहा गूंजाकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन वो इनर डिसाइपल बनने से महज एक कदम दूर रह गई और उसे आउटर डिसाइपल का पद मिला। उसके पिता उसे गले लगाते हुए कहते हैं कि वानफा सेक्ट का एक साधारण आउटर डिसाइपल बनना भी आम दुनिया के किसी भी राजा से ऊपर उठने जैसा है और उनका पूरा राज्य अब सुरक्षित है। इसी बीच वानफा पीक के एक अत्यंत एकांत और सुरम्य कोने में निंग किंग चुआन के निवास स्थान पर एक जादुई घटना घटने वाली थी। निंग चिंग चुआन के पास रखा हुआ एक रहस्यमयी प्राचीन अंडा, जिस पर दिव्य बादलों की आकृतियां यानी क्लाउड पैटर्न्स अंकित थीं, अचानक चमकने लगता है। वहां मौजूद छोटी बच्ची यूएर और यूनेर उस अंडे को घेर कर बैठ जाती हैं। यूएर खुशी से झूमते हुए मीठे आध्यात्मिक फल यानी स्पिरिचुअल फ्रूट्स और एक मुलायम घोंसला सजाकर रख देती है और अंडे पर हाथ फेरते हुए कहती है कि अंदर मौजूद नन्हा जीव अब बाहर आने वाला है। यूनेर हंसते हुए कहती है कि इस अंडे के ऊपर तैरती दिव्य तरंगे बता रही हैं कि ये कोई साधारण प्राचीन जीव नहीं है। तभी वो अंडा जोर जोर से हिलने लगता है और उसकी ऊपरी परत में दरारें पड़ने लगती हैं।
एक सुनहरी और लाल रोशनी की किरण बाहर निकलती है और उसमें से एक छोटा, बेहद मुलायम और चमकदार पक्षी का बच्चा बाहर आता है। लेकिन जैसे ही वो नन्हा पक्षी अपनी आंखें खोलता है, उसके शरीर से एक ऐसी भयानक और खौफनाक आध्यात्मिक आभा यानी स्पिरिचुअल ऑरा निकलती है जो सीधे वॉइड रियल्म, हेवनली किंग रियल्म, अर्ली सेंट रियल्म को पार करती हुई सीधे सेंट किंग रियल्म के शिखर पर पहुंच जाती है। निंग चिंगचुआन और आसपास खड़े लोग भौंचक्के रह जाते हैं। एक नवजात बच्चे के भीतर से हाई लेवल सेंट किंग की आभा का निकलना ब्रह्मांड के नियमों को हिला देने वाला सच था। यूएर उस छोटे से लाल पक्षी को हाथ में उठा लेती है और उसके मुलायम पंखों को सहलाते हुए खुशी से कहती है कि ये जीव बहुत प्यारा है और क्योंकि इसका रंग बिल्कुल लाल है इसलिए वो इसका नाम श्याओ होंग रखेगी। लेकिन तभी वो छोटा पक्षी अपनी चोंच खोलता है और इंसानी भाषा में अत्यंत गुस्से और घमंड के साथ चिल्ला उठता है। वो कहता है कि ये बेहद बदसूरत और घटिया नाम है और उसे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। यूएर और बाकी लोग हैरान होकर चीख पड़ते हैं कि एक छोटा सा नवजात पक्षी बोल कैसे सकता है। वो नन्हा पक्षी अपनी गर्दन मटकाते हुए कहता है कि वो एक दिव्य अमर नस्ल का सर्वोच्च प्राणी है, इसलिए उसका बोलना बेहद स्वाभाविक है। वो अपने पास खड़े हिरण मस्तूल जैसे प्राचीन जीव की ओर देखकर उसका मजाक उड़ाता है कि इतने समय से बाहर रहने के बावजूद वो बोल नहीं पाता। इस पर निंग चिंगचुआन मुस्कुराते हुए समझाते हैं कि जिस जीव का रक्तपात और नस्ल जितनी अधिक सर्वोच्च और पवित्र होती है, स्वर्ग और पृथ्वी के नियम उस पर उतने ही कठोर प्रतिबंध लगाते हैं। उस हिरण जीव को बोलने के लिए सेमी इमॉर्टल रियल्म तक पहुंचना होगा, जबकि ये छोटा पक्षी अपनी दिव्य उत्पत्ति के कारण पहले से ही बोलने में सक्षम है। निंग चिंगचुआन तुरंत अपने भीतर छिपे सिस्टम को उस नन्हे जीव की पहचान करने का आदेश देते हैं। सिस्टम से तुरंत आवाज गूंजती है कि ये पौराणिक डिवाइन बीस्ट फीनिक्स है, जो अपनी उत्पत्ति के समय ही सेंट किंग रियल्म के शिखर पर विराजमान है। निंग चिंगचुआन जान जाते हैं कि ये छोटा पक्षी वास्तव में प्राचीन फिनिक्स यानी अमर आग का सम्राट है और इसका नर रूप होने के कारण सियाओ होंग या कोई अन्य घटिया नाम रखना अनुचित होगा। यूएर उसका नाम रोंग रोंग रखने का सुझाव देती है, लेकिन वो घमंडी फिनिक्स मना कर देता है कि वो ईश्वर का सम्राट यानी गॉड एम्परर है, इसलिए उसे इतना मुलायम नाम नहीं चाहिए। वो निंग चिंगचुआन से अपने लिए एक गरिमामय नाम देने की विनती करता है। निंग चिंगचुआन विचार करते हैं कि ऐसा नाम होना चाहिए जो आकाश को जला देने और राख से पुनर्जन्म लेकर 9वें स्वर्ग तक उड़ने की क्षमता को दर्शाए। वे उसे जीन शाओ नाम देते हैं। ये नाम सुनते ही फिनिक्स खुशी से हवा में कलावाबाजी खाने लगता है और घोषणा करता है कि आज से पूरे ब्रह्मांड में उसे जीन शाओ के नाम से जाना जाएगा। तभी जिन शाओ की खुशी के कारण उसके गले से एक ऐसी अलौकिक और भयंकर फिनिक्स की बांग यानी फीनिक्स क्राई निकलती है जो पूरे होली हेवन माउंटेन्स और वानफा सेक्ट के 10 पर्वतों में गूंज उठती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार फिनिक्स की बांग का अर्थ होता है महाकल्याण और किसी असीम खजाने का जन्म होना। आसपास के पर्वतों पर मौजूद शिष्य और एल्डर्स चकित होकर वानफा पीक की ओर देखने लगते हैं कि क्या कोई सर्वोच्च दिव्य खजाना उत्पन्न हुआ है। एम्प्रेस लिंगशु भी आकाश में तैरती हुई उस गूंज को सुनती हैं और मुस्कुराती हैं। एल्डर्स तुरंत सभी शिष्यों को शांत रहने और अपनी अपनी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश देते हैं। इसके बाद यूएर और यूनेर उस छोटे जिन शाओ को संप्रदाय के शाही बगीचे यानी गार्डन में ले जाने का फैसला करती हैं, जहां अनमोल आध्यात्मिक फल उगे हुए थे। जिन शाओ फलों का नाम सुनते ही उत्साहित हो जाता है। यूएर अपने पालतू वूलर माउंट यानी शाओहाओ नाम के विशाल भेड़िए को बड़ा होने का आदेश देती है ताकि वे दोनों उस पर सवार होकर बगीचे में जा सकें। शाओहाओ अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए थोड़ा कतराता है, लेकिन यूएर की डांट सुनकर तुरंत बड़ा हो जाता है और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर हवा में उड़ जाता है। जब वे बगीचे में पहुंचते हैं तो वहां बगीचे के मुख्य संरक्षक एल्डर जियांग मौजूद थे। एल्डर जियांग निंग चिंगचुआन की मुख्य शिष्या और वरिष्ठों को देखकर मुस्कुराते हैं और उनका स्वागत करते हैं। वे मजाक में पूछते हैं कि क्या उन्हें बुजुर्ग एल्डर की याद आई थी या फिर उनके बगीचे के मीठे फलों की। यूएर चुलबुलेपन से जवाब देती है कि उसे दोनों की याद आई थी। एल्डर जियांग हंसते हुए उन्हें पके हुए फल तोड़ने की अनुमति दे देते हैं। एल्डर जियांग जब छोटे जिन शाओ को देखते हैं तो उसकी सेंट किंग पीक की आभा और भयंकर रक्तपात को पहचानकर हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि थोड़ी देर पहले गूंजने वाली फिनिक्स की बांग इसी नन्हे जीव की थी। बगीचे के भीतर यूएर जिन शाओ को श्वेनलिंग फ्रूट तोड़कर देती है। जिन शाओ नखरे दिखाता है कि ये फल बहुत साधारण है, लेकिन जैसे ही वो पहला श्वेनलिंग फ्रूट खाता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उस एक फल के खाते ही जिन शाओ की मार्शल आर्ट्स क्षमता और साधना में सीधे 10 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। वो चकित होकर और फल मांगने लगता है ताकि वो सीधे ग्रेट सेज लेवल पर पहुंच सके, लेकिन यूएर उसे बताती है कि मास्टर के अनुसार पहला श्वेनलिंग फ्रूट ही साधना में 10 साल बढ़ा सकता है, उसके बाद दोहराने पर उसका असर नहीं होता। इसके बाद वो उसे सोल फ्रूट खिलाती है जो आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, ड्रैगन स्केल फ्रूट जो शारीरिक ताकत और ऊर्जा को बढ़ाता है, और फिर एल्डर जियांग का विशेष आड़ू खिलाती है जो जीवन काल यानी लाइफ स्पैन में 1000 वर्षों की सीधे वृद्धि कर देता है। जिन शाओ इन सभी अनमोल अमर फलों को खाकर खुशी से उछलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ
वानफा पीक के मुख्य दरबार में एल्डर वांग लिन सेक्ट मास्टर लू चैन के सामने हाथ जोड़कर झुकते हैं। एल्डर वांग लिन पूरी भर्ती प्रक्रिया की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि 7 दिनों तक चले इस ऐतिहासिक महाउत्सव में पूरे महाद्वीप से कुल 1,18,000 मेनियल डिसाइपल्स, 96,000 आउटर डिसाइपल्स और 2,800 इनर डिसाइपल्स का चयन किया गया है। इस प्रकार वानफा सेक्ट ने कुल 2,16,800 सबसे बेहतरीन और अलौकिक शिष्यों का एक विशाल संगठन तैयार कर लिया है। सेक्ट मास्टर लू चैन इस आंकड़े को सुनकर बेहद संतुष्ट होते हैं। वे जानते हैं कि इस भर्ती के बाद अब संप्रदाय में नई प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। लू चैन तुरंत आदेश जारी करते हैं कि कल सभी नए शिष्यों को संप्रदाय के नियमों, वस्त्रों और संसाधनों के साथ स्थापित कर दिया जाए और उसके अगले दिन से 8 पर्वतों के पीक मास्टर्स अपनी अपनी पसंद के अनुसार शिष्यों को अपने पर्वतों में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसी बीच 8 पर्वतों के पीक मास्टर्स के बीच भी गुप्त रूप से मुख्य प्रतिभाओं को छीनने की होड़ मची हुई थी। ओवरलॉर्ड पीक के पीक मास्टर अपने प्रतिनिधियों से पूछते हैं कि क्या काई बुफान और वैंग टैंग जैसे महाप्रतिभावान युवाओं से बात हुई है। प्रतिनिधि बताते हैं कि काई बुफान अपनी साविज बैटल बॉडी के कारण ओवरलॉर्ड पीक में प्रथम शिष्य यानी सीनियर डिसाइपल बनने के लिए पूरी तरह तैयार है और वैंग टैंग भी सेकंड सीनियर ब्रदर बनने पर खुशी खुशी सहमत हो गया है। ओवरलॉर्ड पीक मास्टर बेहद खुश होते हैं क्योंकि काई बुफान की निडर प्रवृत्ति उनके संप्रदाय के हिंसक और शक्तिशाली युद्ध सिद्धांतों के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। इसी तरह शुआनफू पीक के मास्टर राहत की सांस लेते हैं कि हुआ एन उनके पर्वत में शामिल होने के लिए तैयार हो गया है, जिससे उनके ताबीज और मंत्र साधना स्थल को एक अद्वितीय जीनियस मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ संप्रदाय की मुख्य महिलाओं जैसे लियू रुयन, बाई युए और जाओ लिंगयुए को भी विभिन्न पर्वतों के मास्टर ने पहले ही अपने अपने गुप्त संदेश भेजकर अपनी मुख्य शिष्याओं के रूप में आमंत्रित कर लिया था। अगले दिन सुबह वानफा सेक्ट के मुख्य प्रांगण में लाखों नए शिष्यों की विशाल पंक्ति लगी हुई थी। एल्डर शेन हवा में तैरते हुए उच्च मंच पर प्रकट होते हैं। उनकी गंभीर और प्रभावशाली आवाज पूरे परिसर में गूंजती है। वे सभी नए शिष्यों को संप्रदाय के मुख्य नियमों और कर्तव्यों का ध्यानपूर्वक पालन करने का आदेश देते हैं। इसके बाद हर नए शिष्य को एक एक करके आगे बुलाया जाता है और उन्हें उनका आधिकारिक संप्रदाय टोकन यानी सेक्ट टोकन, 2 सेट दिव्य संप्रदाय वस्त्र और एक स्टोरेज रिंग दिया जाता है। जैसे ही शिष्य अपने स्टोरेज रिंग को खोलकर देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हर एक साधारण शिष्य को उस रिंग के भीतर 1000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दिए गए थे। ये राशि इतनी अकल्पनीय थी कि बाहर के साधारण मध्यम वर्गीय घरानों की कई पीढ़ियों की पूरी जमा पूंजी भी 1000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर नहीं होती थी। इतना ही नहीं, मीनियल और आउटर डिसाइपल्स को अपनी पसंद का कोई भी टॉप ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट चुनने की स्वतंत्रता दी गई और जब उन्हें उनकी बुनियादी साधना तकनीक यानी कल्टीवेशन टेक्निक सौंपी गई तो पता चला कि वानफा सेक्ट अपने सबसे निचले स्तर के सेवकों को जो तकनीक मुफ्त में बांट रहा था वो अर्थ ग्रेड की अति दुर्लभ तकनीक ऑल लॉज रिटर्न टू वन थी। बाहर की दुनिया में अर्थ ग्रेड तकनीक को पाने के लिए बड़े बड़े संप्रदायों में खूनी जंग छिड़ जाती थी, जबकि यहाँ इसे कचरे की तरह हर नए शिष्य को बांटा जा रहा था। यहाँ तक कि बाहरी एल्डर पद के साधकों के पास भी अर्थ ग्रेड से नीचे की कोई तकनीक नहीं थी। इनर डिसाइपल्स को सूचित किया गया कि उनकी मुख्य उच्च स्तरीय तकनीकें हॉल ऑफ 10,000 लॉज के भीतर सुरक्षित हैं, जहाँ वे अपनी पसंद के अनुसार सर्वोच्च साम्राज्य स्तरीय तकनीकों का चयन कर सकते हैं। इसके बाद एल्डर शेन संप्रदाय के 6 मुख्य और कठोर नियमों यानी कोर प्रिसेप्ट्स की घोषणा करते हैं। पहला नियम, गुरु और मार्ग का पूर्ण आदर। संप्रदाय के किसी भी बुजुर्ग या मास्टर के आदेश की अवहेलना करना सख्त मना था। दूसरा नियम, सह शिष्यों के बीच आपसी भाईचारा। आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, कमजोरों को सताना या गुप्त षड्यंत्र रचना पूरी तरह प्रतिबंधित था। तीसरा नियम, संप्रदाय की रक्षा करना। संप्रदाय के साथ गद्दारी करना या किसी भी असुरी दानवी साधना यानी डिमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ गुप्त साठगांठ करना सीधे मृत्युदंड का कारण बनेगा। चौथा और पांचवा नियम, संप्रदाय के आंतरिक अनुशासन और भाईचारे को बनाए रखना। छठा नियम, संप्रदाय के नियमों और सीमाओं का पूर्ण पालन। किसी भी शिष्य को बिना अनुमति 8 पर्वतों के प्रतिबंधित क्षेत्रों यानी फॉरबिडन एरियाज में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। एल्डर शेन स्पष्ट करते हैं कि जब तक शिष्य इन नियमों की मर्यादा में रहकर साधना करेंगे, वानफा सेक्ट उनके विकास और सफलता के रास्ते में किसी भी खजाने या संसाधन की कमी नहीं होने देगा। वे सभी नए शिष्यों को अमरता के इस महान मार्ग पर सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं और घोषणा करते हैं कि अगली सुबह 8 पर्वतों के द्वार खुलेंगे, जहां हर शिष्य अपनी प्रतिभा के अनुसार परीक्षा दे सकता है। इसके बाद पूरे महाद्वीप में वानफा सेक्ट की इस अभूतपूर्व भर्ती की चर्चा होने लगती है।
बाहर के विद्वान और संप्रदाय के प्रमुख आपस में बातें कर रहे थे कि केवल फैंटम लैडर की परीक्षा से ही 3 लाख से अधिक लोग बाहर हो गए थे और जो अंदर पहुंच पाए हैं वे लाखों में से चुने गए हीरा हैं। वानफा सेक्ट ने जिस तरह अपने पूरे शहर को रक्षात्मक सरणियों यानी सेक्ट प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन से ढका था और जिस तरह गैरिसन एल्डर्स ने स्वयं एक उम्मीदवार के दिल की शुद्धता की जांच की थी, उससे साफ था कि वानफा सेक्ट आने वाले समय में एक ऐसा अजेय साम्राज्य बनने जा रहा था जिसकी बराबरी पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट में कोई नहीं कर सकेगा। वहीं दूसरी तरफ गुप्त रूप से जासूसी कराने वाले कई बड़े घरानों के प्रमुख अपने असफल गुप्तचरों पर भड़क रहे थे। याओ ग्वांग, होली लैंड और हुआंगफू फैमिली जैसे शक्तिशाली घरानों ने वानफा सेक्ट के भीतर अपने सबसे चतुर गुप्तचरों और विशेष शारीरिक क्षमताओं वाले योद्धाओं को घुसपैठ करने के लिए भेजा था। लेकिन वानफा सेक्ट का फैंटम लैडर इतना भयंकर था कि उसने उन गुप्तचरों के मन में छिपे गद्दारी और जासूसी के विचारों को पहली ही सीढ़ी पर उजागर कर दिया। वे सभी पहली ही परीक्षा में अपमानित होकर बाहर फेंक दिए गए। उन बड़े घरानों के प्रमुखों को एहसास हो गया कि सेक्ट मास्टर लू चेन के तरीके इतने विचित्र और अचूक हैं कि उनके संप्रदाय में गुप्तचर भेजना पूरी तरह असंभव है। अगले दिन सुबह 8 पर्वतों यानी 8 पीक्स के द्वार औपचारिक रूप से अपने अपने शिष्यों के लिए खोल दिए जाते हैं। हर पर्वत का अपना एक बेहद कठोर और विशिष्ट इम्तिहान था। वेंजियन पीक यानी स्वॉर्ड आस्किंग पीक पर प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों को स्वॉर्ड हार्ट क्लियर और स्वॉर्ड एसेंस हार्मनी की परीक्षा से गुजरना था, जहां उन्हें हजारों भयंकर तलवारों की इरादों यानी स्वॉर्ड इंटेंट का बिना डरे सामना करना था। जो जरा भी घबराता वो तुरंत बाहर हो जाता। फियर्स ब्लेड पीक पर केवल उन्हीं को जगह मिल सकती थी जिनके भीतर अटूट इच्छा शक्ति और बिना पीछे हटे युद्ध करने का खौफनाक जज्बा था। जिनकी धार कमजोर थी उन्हें तुरंत निष्कासित कर दिया गया। ओवरलॉर्ड पीक में आध्यात्मिक जड़ों यानी स्पिरिचुअल रूट्स की गुणवत्ता का कोई महत्व नहीं था। वहां केवल व्यक्ति के शारीरिक सहन शक्ति यानी फिजिकल टैलेंट और हड्डियों की मजबूती को परखा जाता था। जो लोग शरीर को तपाने वाले खौफनाक दर्द को सह सकते थे, केवल वही ओवरलॉर्ड पीक का हिस्सा बन सकते थे। लिंगशु पीक के पीक मास्टर अपनी अलौकिक बॉडी एस्केप टेक्निक्स का परीक्षण ले रहे थे। वहां उम्मीदवारों को एक धूप बत्ती जलने के समय के भीतर एल्डर द्वारा दिखाई गई लिंगशु शुडू तकनीक की नकल करके उसकी मूल भावना को पकड़ना था। एल्केमी पीक यानी डैन डाओ पीक पर केवल उन्हीं को प्रवेश मिल रहा था जो जड़ी बूटियों के ज्ञान, आग को नियंत्रित करने यानी फायर कंट्रोल और मन की गहरी शांति की परीक्षा में 100% अंक ला सकते थे। दानव साधना में जरा सी उतावली या लालच विनाश का कारण बनता था, इसलिए उग्र स्वभाव वाले लोगों को बाहर कर दिया गया। सस्पेंडेड पीक पर पहुंचने के लिए मानसिक ध्यान और ताबीज बनाने यानी रून्स की लेखन कला का सटीक ज्ञान आवश्यक था। जिनकी कलम में जरा सी भी थरथराहट होती, उनका ताबीज जल जाता और वे हवा में तैरने की शक्ति खो देते। लेकिन इन सबसे अलग सेक्ट मास्टर लू चेन ने 6 विशेष और असाधारण प्रतिभाओं को बिना किसी परीक्षा के सीधे अपने व्यक्तिगत मुख्य शिष्यों के रूप में स्वीकार किया। सू खिंगरुओ, लिन शुएन, सू चांगजो और चेन पिंगएन को लू चेन ने सीधे अपने वानफा पीक का मुख्य शिष्य बनाया और उन्हें सर्वोच्च इमारतों के पास स्थित निजी गुप्त साधना गुफाएं यानी रिट्रीट केव्स आवंटित की। इसी दौरान सेक्ट मास्टर लू चेन के दिमाग में अचानक सिस्टम की बुलंद आवाज गूंजती है। सिस्टम घोषणा करता है कि होस्ट ने सफलतापूर्वक अपना संप्रदाय स्थापित करके असीम शिष्यों को शामिल किया है और संप्रदाय के मुख्य मिशन को पूरा कर लिया है। इसके इनाम स्वरूप सिस्टम लू चेन को एक सेक्ट गिफ्ट पैक प्रदान करता है। लू चेन मुस्कुराते हुए तुरंत सिस्टम से उस खजाने के डिब्बे को खोलने का आदेश देते हैं। सिस्टम से लगातार कई अलौकिक पुरस्कारों की घोषणा होने लगती है। पहला, 100 कल्टीवेशन पिल्स। ये ऐसी जादुई गोलियां थीं जो किसी भी साधक को बिना किसी दुष्परिणाम यानी साइड इफेक्ट्स के सीधे एक पूरे उच्च स्तर यानी हायर रियल्म पर पहुंचा सकती थीं। हालांकि ये केवल सेंट लेवल से नीचे के साधकों पर ही प्रभावकारी थीं। दूसरा, डिवाइन बीस्ट शॉप यानी एक दिव्य पशु स्टोर का निर्माण अधिकार और साथ ही एक विशेष कल्टीवेशन एनहांसमेंट कार्ड जो स्वयं होस्ट को बिना किसी दर्द या दुष्प्रभाव के सीधे अगले स्तर पर पहुंचा सकता था। तीसरा, 5 टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल वेन्स यानी 5 सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक नसों का खजाना। चौथा, 500 म्यू ऑफ स्पिरिचुअल लैंड यानी 500 एकड़ की एक ऐसी अलौकिक उपजाऊ भूमि जिसमें ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ अमर मिट्टी समाई हुई थी। इस जमीन पर उगाई गई जड़ी बूटियों की वृद्धि दर साधारण जमीन की तुलना में 10 गुना अधिक तेज थी। लू चेन सिस्टम की इन चीजों को देखकर थोड़ा मजाक के मूड में आते हैं और कहते हैं कि इस बार का इनाम कुछ खास नहीं लग रहा है। वे पूछते हैं कि इस आध्यात्मिक खेत का वे क्या करेंगे जब संप्रदाय के पास पहले से ही अनमोल दवाएं मौजूद हैं और संप्रदाय में पहले से ही इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा है।
तो 5 और आध्यात्मिक नसों की क्या आवश्यकता है। सिस्टम तुरंत गंभीरता से लू चेन को समझाता है कि होस्ट को अपनी मांगों को इतना अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। सिस्टम स्पष्ट करता है कि उस 500 एकड़ की आध्यात्मिक भूमि में जो दुर्लभ अमर मिट्टी है वो न केवल जड़ी बूटियों की वृद्धि दर को 10 गुना बढ़ा देती है, बल्कि उनमें उगी औषधियों के औषधीय गुणों यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को भी कई गुना अधिक शक्तिशाली बना देती है। इसके अलावा संप्रदाय में अचानक 2 लाख से अधिक नए शिष्यों का आगमन हुआ है। जब ये 2 लाख शिष्य एक साथ साधना करना शुरू करेंगे तो संप्रदाय की मौजूदा आध्यात्मिक ऊर्जा पलक झपकते ही घटने लगेगी। इतना ही नहीं, संप्रदाय के एल्डर्स का सबसे निचला स्तर भी सेंट किंग का है, और जो ग्रेट सेज स्तर के संरक्षक संप्रदाय द्वारा बुलाए गए थे वे सब के सब अब क्वाजी एम्परर रियम तक पहुंच चुके हैं। संप्रदाय के भीतर मौजूद लॉ केव हेवन की वजह से कई पीक क्वासी एम्परर्स अब सीधे एम्परर लेवल को तोड़ने की कगार पर खड़े हैं। इतने उच्च स्तरीय सम्राटों और लाखों शिष्यों की साधना के लिए असीम स्पिरिचुअल शुई की आवश्यकता होगी। सिस्टम की ये तार्किक व्याख्या सुनकर लू चेन को एहसास होता है कि सिस्टम बिल्कुल सही कह रहा है। वे तुरंत आदेश देते हैं कि उस 500 एकड़ की अमर आध्यात्मिक भूमि को उनके शाही बगीचे के ठीक बगल में स्थापित कर दिया जाए। सिस्टम पलक झपकते ही उस उपजाऊ भूमि को प्रकट कर देता है। इसके बाद लू चेन के आदेश पर उन 5 टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल वेन्स को संप्रदाय की गहराई में जमीन के नीचे दबा दिया जाता है, जिससे पूरे होली हेवन माउंटेन्स की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर अचानक 10 गुना अधिक घना हो जाता है। साथ ही डिवाइन बीस्ट हॉल को ग्रीन डम्पलिंग केव के पास स्थापित कर दिया जाता है। अब लू चेन उस कल्टीवेशन एनहांसमेंट कार्ड का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। वे कार्ड को सक्रिय करते ही अपनी आंखें मूंद लेते हैं। आमतौर पर साधना के स्तर को तोड़ने में भयंकर दर्द, हड्डियों के टूटने और आत्मा के फटने जैसा एहसास होता है, लेकिन सिस्टम का ये कार्ड इतना अलौकिक था कि लू चेन को जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। एक बेहद शांत, कोमल और असीम दिव्य शक्ति उनके शरीर के भीतर प्रवाहित होने लगती है। उनके दानव और देवत्व के नियम अपने आप विकसित होने लगते हैं। कुछ ही पलों में सिस्टम की गूंज सुनाई देती है कि होस्ट सफलतापूर्वक हाफ इमॉर्टल रियल्म के दूसरे स्तर यानी सेकेंड लेवल ऑफ हाफ इमॉर्टल पर पदोन्नत हो चुका है। लू चेन अपनी आंखें खोलते हैं और अपनी उंगलियों में तैरती हुई अजेय शक्ति को महसूस करते हैं। उनका साधना स्तर न केवल बढ़ा था, बल्कि उसका आधार इतना अधिक मजबूत और स्थिर था जैसे वो लाखों सालों की कठोर तपस्या से हासिल हुआ हो। लू चेन मन ही मन स्वीकार करते हैं कि वानफा पीक के स्वामी के रूप में वे पारंपरिक सोच से परे जा चुके हैं। इसके बाद लू चेन उन 100 जादुई कल्टीवेशन पिल्स में से 6 गोलियां निकालते हैं। वे अपनी शिष्या रियोक्सी को बुलाते हैं और वे 6 गोलियां कोर डिसाइपल काई बुफान और उनके साथ खड़े 6 अन्य मुख्य शिष्यों को सौंपने का आदेश देते हैं। लू चेन बताते हैं कि इन 6 शिष्यों ने पर्वत के द्वार खोलने और भर्ती परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करने में दिन रात एक करके बहुत बड़ी मेहनत की है, इसलिए ये उनका आधिकारिक पुरस्कार है। रुऑक्सी को निर्देश दिया जाता है कि वो शिष्यों को स्पष्ट बता दे कि ये जादुई गोली बिना किसी साइड इफेक्ट के उन्हें सीधे एक उच्च स्तर पर पहुंचा देगी, लेकिन ये केवल सेंट लेवल से नीचे के साधकों पर ही काम करेगी। इसे कब खाना है इसका फैसला वे स्वयं कर सकते हैं। रुऑक्सी आदरपूर्वक गोलियां लेकर निकल जाती है। इसी बीच लू चेन अपने अन्य मुख्य शिष्यों और बच्चों को बुलावा भेजते हैं। वे निंग यू, निंग युए, किंग चेंग और उनके 2 अन्य सहपाठियों को तुरंत अपने कक्ष में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। खबर मिलते ही डैन चेन पीक पर साधना कर रहे शिष्य अपने पीक मास्टर से अनुमति लेकर तुरंत सेक्ट मास्टर के दरबार की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब सभी मुख्य शिष्य लू चेन के सामने उपस्थित होते हैं तो लू चेन अपने हाथ से निकालकर कई अत्यंत सुंदर और दिव्य जेड पेंडेंट्स यानी अलौकिक नीलम के लॉकेट अपने शिष्यों को भेंट करते हैं। लू चेन समझाते हैं कि ये कोई साधारण आभूषण नहीं है। इस जेड पेंडेंट को अपने पास रखने से न केवल उनकी साधना की गति कई गुना बढ़ जाएगी और उनकी आत्मा को पोषण मिलेगा, बल्कि यदि भविष्य में वे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में किसी भयंकर संकट में फंसते हैं तो लू चेन को तुरंत उनके खतरे का आभास हो जाएगा और वे पलक झपकते ही उनकी रक्षा के लिए पहुंच जाएंगे। सभी शिष्य घुटने टेक कर अपने गुरु के इस अमूल्य खजाने को स्वीकार करते हैं। तभी छोटा जिन शाओ अपने पंख फड़फड़ाते हुए चिल्लाता है कि उसके पास ऐसा जेड पेंडेंट क्यों नहीं है और उसे भी एक चाहिए, लेकिन आसपास खड़े शिष्य मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाते हैं कि वो गुरु का आधिकारिक शिष्य नहीं है बल्कि केवल एक पालतू जीव है, इसलिए उसे ये खजाना नहीं मिल सकता। जिन शाओ गुस्से से अपनी चोंच फुला लेता है। इसके बाद लू चेन अपने शिष्यों को वही अलौकिक कल्टीवेशन पिल प्रदान करते हैं। वे सलाह देते हैं कि वे इस गोली का सेवन तब करें जब वे हेवनली किंग रियल्म के शिखर पर पहुंच जाएं, ताकि वे एक ही झटके में बिना किसी रुकावट के सेंट रियल्म के शिखर को तोड़ सकें। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिष्या, जिसके पास पौराणिक डबल प्यूपिल्स यानी 2 पुतलियों वाली अलौकिक आंखें थीं, जरा सा भी इंतजार नहीं करती।
वो बिना एक पल सोचे उस गोली को सीधे अपने मुंह में निगल लेती है। लू चैन उसे अचरज से देखते रह जाते हैं। गोली के पेट में पहुंचते ही उस बड़ी बहन के शरीर से एक भयंकर स्वर्णिम रोशनी का विस्फोट होता है। उसकी डबल पुपिल्स से दिव्य किरणें निकलती हैं और उसका साधना स्तर पलक झपकते ही छलांग लगाते हुए सीधे ट्रू पर्सन रियल्म के पार पहुंच जाता है। उसकी आभा इतनी भयंकर हो जाती है कि आसपास खड़े शिष्य पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। वो खिलखिलाकर हंसती है कि मास्टर ने सचमुच झूठ नहीं बोला था और वो बिना किसी दर्द के एक नए आयाम में पहुंच चुकी है। लू चैन मजाक में सिर हिलाते हैं कि उनकी ये मुख्य शिष्या एक पल का भी धैर्य नहीं रख सकती। इसके बाद सेक्ट मास्टर लू चैन एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुप्त योजना की घोषणा करते हैं। वे बताते हैं कि वानफा सेक्ट के क्षेत्र के भीतर एक अत्यंत प्राचीन और खतरनाक गुप्त क्षेत्र यानी सीक्रेट रियल्म मौजूद है। इस सीक्रेट रियल्म का नियम ये है कि इसके भीतर केवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म से लेकर ट्रू पर्सन रियल्म तक के साधक ही प्रवेश कर सकते हैं। लू चैन आदेश देते हैं कि इस बार निंग टियान और म्यू शिंगचैंग एक विशाल दल की अगुवाई करेंगे। इस दल में नए भर्ती हुए मीनियल डिसाइपल्स, आउटर डिसाइपल्स और इनर डिसाइपल्स के चुनिंदा समूह शामिल होंगे। उन्हें उस सीक्रेट रियल्म के भीतर व्यावहारिक युद्ध प्रशिक्षण यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए भेजा जाएगा। लेकिन लू चैन अपने मुख्य शिष्यों निंग टियान और खिंग चैंग को एक बेहद कठोर और जीवन मरण की चेतावनी देते हैं। वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि सीक्रेट रियल्म के भीतर चाहे नए शिष्यों पर कितना भी बड़ा भयंकर संकट क्यों न आ जाए, जब तक कि उनकी जान बिल्कुल जाने की नौबत यानी लाइफ और डेथ क्राइसिस न आ जाए, तब तक निंग टियान या खिंग चैंग उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। नए शिष्यों को खुद अपने खून, पसीने और डर का सामना करके साधना का सच्चा अर्थ सीखना होगा। उन्हें मौत के साए में रहकर ही अपने भीतर की असली ताकत को जगाना होगा। लू चैन घोषणा करते हैं कि अगली बार जब यूनजी और बिंगली ट्रू पर्सन रियल में पहुंच जाएंगे तो वे अपने अपने समूहों को लेकर दूसरे दौर के प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। इसी तरह लू चैन अपनी शिष्या ब्राइट मून को बताते हैं कि उनके लिए यन शाओ और लू यू के पास स्थित गुफा के बगल में नया डिवाइन बीस्ट शॉप स्थापित कर दिया गया है, जहां वे अपने जादुई जीवों की देखभाल कर सकती हैं। 3 दिनों के बाद वही ऐतिहासिक दिन आ जाता है जब पहला दल सीक्रेट रियल्म के द्वार पर जमा होता है। एल्डर वोंग लिन और अनडेड एल्डर की देखरेख में हजारों नए शिष्यों का समूह गुप्त क्षेत्र के भयंकर नीले पोर्टल के सामने खड़ा था। सीनियर सिस्टर निंग यू और सीनियर सिस्टर म्यू किंगचैंग उस दल की मुख्य कमान संभाल रही थीं। नए शिष्य उस विशाल पोर्टल से निकलती हुई खौफनाक और हिंसक राक्षसी आभा यानी फेरोशियस बीस्ट ऑरा को देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। उनका दिल भारी होने लगता है। सीनियर सिस्टर म्यू किंगचैंग आगे बढ़कर बुलंद आवाज में सभी नए शिष्यों को संबोधित करती हैं। वे सख्त लहजे में चेतावनी देती हैं कि सीक्रेट रियल्म के भीतर कोई भी शिष्य अपनी मर्जी से समूह छोड़कर इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं करेगा। हर किसी को उनके और कप्तानों के आदेशों का 100% पालन करना होगा। ये कोई खेल नहीं है। ये एक ऐसा खतरनाक स्थान है जहां एक छोटी सी भूल भी सीधे मौत का कारण बन सकती है। यदि किसी पर कोई असाधारण संकट आता है तो उसे तुरंत अपने संचार नीलम यानी कम्युनिकेशन जेड तालिस्मान को तोड़ना होगा। सभी नए शिष्य एक स्वर में चिल्लाकर अपनी सहमति जताते हैं कि वे नियमों का पूरी तरह पालन करेंगे। उन्हें गर्व भी महसूस हो रहा था कि जिस संप्रदाय में वे अभी अभी शामिल हुए हैं उसके पास अपना खुद का इतना विशाल और समृद्ध सीक्रेट रियल्म मौजूद है, जबकि बाहर के संप्रदायों को गुप्त क्षेत्रों में प्रवेश के लिए सदियों तक युद्ध लड़ना पड़ता था। पोर्टल के खुलते ही पूरा दल सीक्रेट रियल्म की अज्ञात दुनिया में कदम रखता है। अंदर कदम रखते ही चारों तरफ से भयंकर दहाड़े गूंजने लगती हैं। हवा में खून और प्राचीन जंगलों की गंध फैली हुई थी। अचानक झाड़ियों में से एक खौफनाक और हिंसक नीच स्तरीय जंगली दरिंदा यानी लो लेवल फेरोशियस बीस्ट चीखते हुए शिष्यों के समूह पर हमला कर देता है। नए शिष्य पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन फिर कई शिष्य मिलकर अपनी तलवारें निकालते हैं और एक साथ हमला करके उस दरिंदे को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार देते हैं। यद्यपि वो पहला हमला एक साधारण दरिंदे का था और उसे मारना आसान था, लेकिन म्यू किंगचैंग और निंग यू जानती थीं कि ये तो केवल शुरुआत है। इस जंगल के गहरे हिस्सों में ऐसे खौफनाक राक्षस छिपे हुए हैं जो पलक झपकते ही पूरे दल को चबा सकते हैं। म्यू किंगचैंग तुरंत रणनीतिक फैसला लेते हुए पूरे विशाल दल को छोटे छोटे दस्तों में बांटने का आदेश देती हैं। हर दस्ता 30-30 शिष्यों का बनाया जाता है और हर एक दस्ते की कप्तानी वॉइड रियल्म के एक अनुभवी इनर डिसाइपल को सौंपी जाती है। आदेश दिया जाता है कि ये 30-30 लोगों के दस्ते सीक्रेट रियल्म के केवल बाहरी किनारों यानी आउटर एजेस पर ही बिखरे रहेंगे और अपनी साधना का अभ्यास करेंगे। वे वहां उगी हुई दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों यानी स्पिरिचुअल हर्ब्स को एकत्र कर सकते हैं और छोटे मोटे जंगली जानवरों का शिकार करके अपनी युद्ध शैली को निखार सकते हैं। लेकिन इम्यू किंगचैंग सख्त हिदायत देती हैं कि कोई भी दस्ता किसी भी परिस्थिति में सीक्रेट रियल्म के गहरे मध्य भाग यानी हार्ट ऑफ द सीक्रेट रियल्म में कदम रखने का दुस्साहस नहीं करेगा, क्योंकि वहां का खतरा उनके नियंत्रण
नियंत्रण से बाहर है। यदि किसी दस्ते के सामने कोई जानलेवा संकट आता है तो वे तुरंत अपने कम्युनिकेशन जेड तालिस्मान को मसल देंगे ताकि मुख्य कप्तान पलक झपकते ही उनकी मदद के लिए पहुंच सकें। पहला दस्ता स्वयं सीनियर सिस्टर म्यू किंगचेंग की देखरेख में पूर्व दिशा यानी ईस्ट साइड के घने जंगलों की खोजबीन करने के लिए आगे बढ़ता है। सभी शिष्य अपनी अपनी तलवारें और हथियार निकालकर अत्यंत सतर्कता से आगे बढ़ने लगते हैं। दस्ते में शामिल एक विशेष कीड़े जैसी अलौकिक आंखों यानी इंसेक्ट आइज वाला शिष्य अपनी आंखों की शक्ति को सक्रिय करता है और गुप्त रूप से आसपास के पूरे इलाके की टोह लेने लगता है ताकि किसी भी अचानक होने वाले हमले से अपने साथियों को बचा सके। इसी भयंकर और रोमांचक माहौल के साथ वॉन्फा सेक्ट के नए शिष्यों का सीक्रेट रियल्म के भीतर पहला खूनी प्रशिक्षण अभियान औपचारिक रूप से शुरू हो जाता है, जहां हर कदम पर मौत और महानता के नए दरवाजे उनका इंतजार कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि वॉन्फा सेक्ट का नया दस्ता अपने पहले ट्रेनिंग मिशन के लिए सीक्रेट रियल्म के भयानक और अज्ञात इलाके में दाखिल हो चुका था। गुप्त क्षेत्र की सीमा में कदम रखते ही हवा का रुख पूरी तरह बदल जाता है और चारों तरफ एक घनी, दम घोंटने वाली जहरीली धुंध फैली दिखाई देती है। इसी बीच घने काले बादलों और झाड़ियों के बीच से अचानक एक खौफनाक गर्जना गूंजती है। इससे पहले कि नए शिष्य कुछ समझ पाते, उनके सामने 7th टियर का एक विशालकाय पॉइजनस स्कॉर्पियन किंग प्रकट हो जाता है, जो अपने ट्रू रियल्म के शुरुआती स्तर पर था। उस जहरीले बिच्छू के शरीर से निकलती भयंकर काली आभा और उसके विशाल डंक से टपकता जहर देखकर आसपास मौजूद शिष्यों की रूह कांप जाती है। ये कोई साधारण जंगली जानवर नहीं था, बल्कि सीधे रियल्म ऑफ इमॉर्टल्स से ताल्लुक रखने वाला एक अत्यंत प्राचीन दानवी जीव था। उस बिच्छू राजा को देखकर सीनियर शिष्य तुरंत खतरे की घंटी बजाते हैं और चीखकर सभी को अपनी अपनी सुरक्षा ढाल यानी डिफेंसेस मजबूत करने का आदेश देते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि ये दानव बेहद खतरनाक है और किसी भी कीमत पर किसी भी शिष्य को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन उस बिच्छू की गति इतनी तेज थी कि उसके एक ही डंक के वार से हवा का रुख मुड़ जाता है और नए शिष्यों द्वारा बनाई गई ढालों में गहरी दरारें पड़ने लगती हैं। सीमावर्ती इलाके में इतने खतरनाक राक्षस की उपस्थिति किसी अनहोनी का संकेत थी। एक शिष्य चिल्ला उठता है कि वो उस खौफनाक दबाव को और ज्यादा देर सहन नहीं कर सकता। अपनी जान को खतरे में देखकर वे बिना एक पल गंवाए अपने पास मौजूद आपातकालीन नीलम यानी कम्युनिकेशन जेड तालिस्मान को जोर से मसलकर तोड़ देते हैं। जैसे ही नीलम टूटता है, उसकी तेज लाल रोशनी आसमान में तैरने लगती है। कुछ ही दूरी पर मौजूद सीनियर सिस्टर म्यू किंगचेंग और सीनियर सिस्टर शुयू को आपातकालीन मदद की पुकार यानी इमरजेंसी कॉल सुनाई देती है। सीनियर शिष्या तुरंत अपने साथियों से कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और वे इस खतरे से खुद निपटेंगी। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी तलवार खींच पाती, एक अलौकिक और भयंकर दिव्य शक्ति पूरे आसमान में छा जाती है। ऐसा लगता है मानो किसी महान सीनियर एल्डर ने दूर से ही अपना खौफनाक हाथ लहरा दिया हो। एक पल के भीतर ही पूरा वातावरण ठहर जाता है और शिफ्टिंग स्टार्स एंड चेंजिंग कॉन्स्टलेशंस जैसी अद्भुत और अलौकिक तकनीक का प्रभाव चारों तरफ फैल जाता है। उस अद्भुत दिव्य रोशनी के टकराते ही पॉइजनस स्कॉर्पियन किंग का पूरा शरीर हवा में ही जम जाता है। उसकी नसों में बहने वाला भयंकर जहर और उसके शरीर के भीतर मौजूद सभी सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया पलक झपकते ही पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। वो विशालकाय दानव बिना कोई हमला किए जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ता है। मौत के मुंह से सही सलामत बाहर निकले नए शिष्य फटी आंखों से ये नजारा देखते रह जाते हैं। वे राहत की सांस लेते हुए चिल्ला उठते हैं कि वे सब बच गए हैं। वे हैरान होकर आपस में चर्चा करने लगते हैं कि ग्रहों और तारों की चाल बदल देने वाली इतनी चमत्कारिक तकनीक का इस्तेमाल किस महान हस्ती ने किया है। तभी सीनियर सिस्टर म्यू किंगचेंग मुस्कुराते हुए हवा में प्रकट होती हैं। वे उस बिच्छू के बेजान शरीर की ओर देखकर व्यंग्य के लहजे में कहती हैं कि अब देखते हैं कि कोई उनके संप्रदाय के शिष्यों को सताने की हिम्मत कैसे करता है। वे अपने छोटे साथियों को प्यार से समझाती हैं कि अगली बार मुसीबत के समय इतना उतावला नहीं होना चाहिए और अपनी क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए। छोटे शिष्य सीनियर सिस्टर चिंगचेंग को देखकर श्रद्धा से झुक जाते हैं और वादा करते हैं कि वे अगली बार अधिक धैर्य और सावधानी से काम लेंगे। इसके बाद सीनियर सिस्टर चिंगचेंग पूरे दल की स्थिति का जायजा लेती हैं। सभी कप्तान आकर रिपोर्ट देते हैं कि सीक्रेट रियल्म के बाहरी इलाके यानी आउटर पेरीमीटर की पूरी खोजबीन और सफाई का काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब बाहरी हिस्से में कोई भी बड़ा खतरा मौजूद नहीं है। ये सुनकर शिष्य उत्सुकता से पूछते हैं कि क्या अब वे सीक्रेट रियल्म के अत्यंत गहरे और खतरनाक मध्य भाग यानी डेप्थ्स ऑफ द सीक्रेट रियल्म में प्रवेश करने वाले हैं। सीनियर सिस्टर किंगचेंग सिर हिलाते हुए स्वीकार करती हैं कि ये संभव है, लेकिन वे चेतावनी देती हैं कि अंदर का खतरा बाहरी दुनिया की तुलना में 1000 गुना अधिक भयंकर है, इसलिए हर किसी को अत्यंत सतर्क रहना होगा। वे तुरंत आदेश देती हैं कि संदेशवाहकों को भेजकर सभी 30-30 शिष्यों के दस्तों को एक जगह इकट्ठा किया जाए ताकि पूरा दल एक साथ मुख्य केंद्र की ओर आगे बढ़ सके। जैसे ही वानफा सेक्ट का विशाल दल सीक्रेट रियल्म के गहरे मध्य भाग की ओर कदम बढ़ाता है, अचानक हवा का रंग पूरी तरह बदलकर गहरा लाल हो जाता है। जमीन के नीचे से भयंकर प्राचीन मंत्रों की आवाजें आने लगती हैं।
इससे पहले कि कोई संभल पाता, पूरा दल एक खौफनाक एंशिएंट किलिंग फॉर्मेशन यानी प्राचीन मारक सरणी के जाल में फंस जाता है। चारों तरफ से खौफनाक अलौकिक रन यानी रून्स और चमकीली खूनी किरणें शिष्यों पर बरसने लगती हैं। सीनियर शिष्या तुरंत चिल्लाकर सभी को अपनी अपनी सुरक्षात्मक ऊर्जा को एकजुट करने का निर्देश देती हैं। सभी शिष्य मिलकर अपनी अपनी ढालें लगाकर उन विनाशकारी सिंबल्स के वार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस प्राचीन सरणी का मानसिक प्रभाव इतना खौफनाक था कि कई शिष्यों का सिर भयंकर दर्द से फटने लगता है। चारों तरफ से भयानक काली आकृतियां और भ्रम उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो चारों तरफ केवल खूंखार दानव ही दानव खड़े हों। भ्रम के प्रभाव में आकर कुछ शिष्य अपनी ही तलवारें निकालकर अपने साथियों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर सीनियर शिष्या तुरंत हस्तक्षेप करती हैं और बुलंद आवाज में आदेश देती हैं कि कोई भी शिष्य भ्रम में आकर अपने साथियों पर हमला नहीं करेगा। वे सभी को एक साथ गोल घेरे में इकट्ठा होने और संप्रदाय की मुख्य आध्यात्मिक साधना तकनीक यानी सेक्ट्स मेंटल कल्टीवेशन मेथड को एक लय में जपने का निर्देश देती हैं। सभी शिष्य अपनी आंखें मूंदकर संप्रदाय के मंत्रों का जाप करने लगते हैं, जिससे उनके मन पर हो रहा आध्यात्मिक हमला धीमा पड़ने लगता है। तभी बड़ी सीनियर बहन आगे आती हैं। छोटे शिष्य घबराकर चिल्लाते हैं कि सीनियर बहन आप क्या करने जा रही हैं, लेकिन वे मुस्कुराते हुए कहती हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है और वे अभी इस सड़ी गली प्राचीन सरणी के चीथड़े उड़ा देती हैं। वे अपनी दिव्य ऊर्जा को अपनी उंगलियों में समेटती हैं और हवा में एक जोरदार थप्पड़ जैसी दिव्य तरंग छोड़ते हुए चिल्लाती हैं कि ये ढोंग अभी टूट जाए। उनके इतना कहते ही वो विशाल प्राचीन मारक सरणी, जिसने पूरे दल को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया था, एक ही झटके में कांच की तरह चकनाचूर हो जाती है। ये देखकर सभी शिष्यों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वे विश्वास ही नहीं कर पाते कि इतनी प्राचीन और खौफनाक सरणी को किसी ने पलक झपकते ही नष्ट कर दिया। एक शिष्य चकित होकर कहता है कि क्या उनकी सीनियर सिस्टर कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड यानी अलौकिक शक्तियों से लैस नहीं है। इस पर दूसरा अधिक ज्ञानी शिष्य उसे समझाता है कि उसे कुछ नहीं पता। यदि उसकी आंखें सही देख पा रही हैं तो उनकी ये बड़ी सीनियर सिस्टर कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वे पौराणिक कथाओं में वर्णित अलौकिक डबल प्यूपिल्स यानी 2 पुतलियों वाली दिव्य काया की मालिक हैं। ये सुनकर बाकी शिष्य उत्सुकता से घेर लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये डबल प्यूपिल्स वाली शारीरिक बनावट कितनी भयंकर और शक्तिशाली होती है। ज्ञानी शिष्य प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हुए बताता है कि इतिहास के पन्नों में डबल प्यूपिल्स के मालिकों को इनविंसिबल यानी अजेय सम्राट कहा गया है। उनके पास अपनी एक ही नजर से पूरे ब्रह्मांड और भाग्य का फैसला कर देने यानी 1 लुक टू डिटरमाइन लाइफ एंड डेथ की शक्ति होती है। अपने समकक्ष साधकों के बीच उन्हें हरा पाना पूरी तरह से असंभव होता है। इसके बाद सीनियर सिस्टर सभी को तेजी से आगे बढ़ने का निर्देश देती हैं। अब वे सब सीक्रेट रियल्म के बिल्कुल केंद्र यानी हार्ट ऑफ द सीक्रेट रियल्म में पहुंच चुके थे। यहाँ का वातावरण इतना भारी और भयावह था कि हर कदम पर सांस लेना दूभर हो रहा था। हवा में मौत की गंध और भयंकर पॉइजनस पाम्स यानी जहरीली हथेलियों के काली छाप बिखरी हुई थी। तभी अचानक एक और उच्च स्तरीय दानवी राक्षस यानी हाई लेवल डीमन बीस्ट अंधेरे से बाहर निकलता है। उसकी उपस्थिति मात्र से आसपास के शिष्यों की आध्यात्मिक ऊर्जा यानी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से घटने लगती है। कई शिष्यों का शरीर कांपने लगता है कि यहाँ की डेथली ऑरा इतनी खतरनाक है कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं। ये स्थान वॉइड रियल्म के साधकों के वश का नहीं था, बल्कि ये सीधे ट्रू पर्सन रियल्म के खौफनाक दानवों का गढ़ था। वो विशाल दानव अपनी खूनी आंखें घुमाते हुए शिष्यों की ओर बढ़ता है। इससे पहले कि वो हमला करे, सीनियर सिस्टर शुयू अपनी बर्फ जैसी ठंडी तलवार निकालकर आगे आती हैं और गरजते हुए आदेश देती हैं कि ये महान दानव तुरंत पीछे हट जाए या फिर मौत का सामना करे। छोटे शिष्य घबराकर कहते हैं कि सीनियर सिस्टर शुयू अकेले क्यों लड़ रही हैं और वे सीनियर सिस्टर श्विंगचेंग से मदद क्यों नहीं मांग लेती। इस पर एक स्वाभिमानी सीनियर शिष्य उन्हें डांटते हुए समझाता है कि यदि वे हर छोटी बड़ी मुसीबत के लिए केवल अपनी 2 बड़ी सीनियर बहनों पर ही निर्भर रहेंगे तो उनके इस सीक्रेट रियल्म में प्रवेश करने का क्या उद्देश्य रह जाएगा। वे यहाँ अपने भीतर की ताकत को जगाने और खुद को मजबूत बनाने आए हैं, न कि दूसरों की छाया में छिपने। जो शिष्य मदद मांग रहा था वो तुरंत अपनी गलती स्वीकार करता है और माफी मांगते हुए सीनियर सिस्टर शुयू को सतर्क रहने के लिए कहता है। वो विशाल महान दानव अट्टहास करता है और नफरत से चिल्लाता है कि चींटी जैसे तुच्छ इंसान उसकी सीमा में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। वो घोषणा करता है कि वो उन सभी शिष्यों को मारकर अपने खूनी शव गुलाम यानी ब्लड कॉर्प्सेस में बदल देगा। उसकी कड़कड़ाती आवाज के साथ ही रियल्म ऑफ इमॉर्टल्स का भयंकर ऑरा पूरे मैदान में फैल जाता है। नए शिष्य जमीन पर गिर पड़ते हैं और हिलने तक में असमर्थ हो जाते हैं।
कई शिष्य हताशा में सोचने लगते हैं कि आज उनका अंत निश्चित है, लेकिन सीनियर सिस्टर शुयू के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। वे अपनी 9 स्पिरिट सॉर्ड बॉडी को पूरी तरह से जागृत करती हैं। उनके चारों तरफ 9 अलौकिक तलवारें हवा में प्रकट हो जाती हैं। वे कड़कड़ाती आवाज में चिल्लाती हैं कि 9 स्वॉर्ड्स फ्लाई टुगेदर, स्लैश देम। 9 की 9 तलवारें अलौकिक रोशनी के साथ उस विशाल दानव की ओर झपटती हैं। वो घमंडी दानव जोर जोर से हंसता है कि इस छोटी बच्ची की तुच्छ तलवारें उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। लेकिन अगले ही पल सीनियर सिस्टर शुयू की तलवारों का वार उस दानव के भयंकर ढाल को चीरते हुए उसके शरीर के पार निकल जाता है। वो दानव चीख उठता है क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व कटकर बिखरने लगता है। जीवन और मरण के इस सूक्ष्म क्षण में सीनियर सिस्टर शुयू के भीतर का छुपा हुआ सामर्थ्य पूरी तरह से जाग उठता है। वे अपनी चेतना के अंतिम बंधनों को तोड़ते हुए लड़ाई के बीच में ही अपना ब्रेक थ्रू हासिल कर लेती हैं और ट्रू रियल्म के नए शिखर पर पहुंच जाती हैं। उनकी 9 आध्यात्मिक तलवारें एक साथ मिलकर 9 स्पिरिट सॉर्ड बॉडी 10,000 सॉर्ड स्ले ईवल का भयंकर रूप धारण करती हैं और ट्रू पर्सन रियल्म के उस खूंखार दानव को पलक झपकते ही गाजर मूली की तरह काट कर राख में बदल देती हैं। आसपास खड़े शिष्य अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाते। ट्रू पर्सन रियल्म के इतने भयंकर दानव को सीनियर सिस्टर शुयू ने अकेले ही मौत के घाट उतार दिया था। सभी शिष्य गर्व से चिल्ला उठते हैं कि सीनियर सिस्टर शुयू सचमुच सॉर्ड एम्परर की मुख्य शिष्या कहलाने के लायक हैं। लेकिन सीनियर सिस्टर शुयू अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए सभी को शांत रहने की हिदायत देती हैं। वे समझाती हैं कि इस भयंकर लड़ाई का धमाका पूरे जंगल में गूंज चुका है और इसकी गूंज सुनकर आसपास के अन्य खौफनाक राक्षस यहाँ खींचे चले आएंगे। वे सभी को तुरंत जमीन पर बैठकर अपनी ध्यान साधना करने और अपनी ऊर्जा बहाल करने का आदेश देती हैं। जीवन और मृत्यु के मुहाने पर खड़े होकर अपनी सीमाओं को तोड़ने वाली सीनियर सिस्टर शुयू की क्षमता देखकर सीनियर सिस्टर शुइंगचेंग भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं। वे मुस्कुराते हुए कहती हैं कि शुइन ने सचमुच अद्भुत पराक्रम दिखाया है और वानफा सेक्ट का नाम रोशन किया है। लेकिन इसी गंभीर और तनावपूर्ण माहौल के बीच छोटी बच्ची निंग यू का पेट जोर जोर से गुड़गुड़ाने लगता है। वो उदास चेहरा बनाकर अपने पेट पर हाथ फेरती है और कहती है कि उसे बहुत भयंकर भूख लग रही है और क्या इस खौफनाक जगह पर कुछ खाने लायक अच्छी चीज नहीं मिल सकती। सीनियर सिस्टर किंग चेंग उसकी बात सुनकर हंसने ही वाली होती है कि अचानक पूरे वातावरण की हवा पूरी तरह से जम जाती है। एक ऐसी खौफनाक, भयंकर और प्राचीन आत्मा का दबाव पूरे इलाके पर छा जाता है जिससे हर शिष्य की आत्मा डर के मारे कांपने लगती है। जमीन के अंदर से ऐसा एहसास होता है मानो कोई अत्यंत प्राचीन महाराक्षस अपनी गहरी नींद से जाग रहा हो। सभी शिष्यों के पैर जमीन में जम जाते हैं और वे 1 इंच भी आगे हिल नहीं पाते। छोटे शिष्य डर के मारे चीख उठते हैं कि ये कैसा खौफनाक राक्षस है जिसके सामने अभी अभी मारा गया ट्रू पर्सन रियल्म का दानव एक तुच्छ चींटी जैसा भी नहीं लगता। वे सोचने लगते हैं कि आज उनका जिंदा बचना नामुमकिन है। धुंध को चीरते हुए एक विशालकाय गहरे काले रंग का अजगरनुमा जीव हवा में तैरता हुआ बाहर निकलता है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी रीढ़ पर प्राचीन कांटे उगे हुए थे। सीनियर सिस्टर शुयू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे चकित होकर पूछती हैं कि क्या ये कोई असली ड्रैगन यानी रियल ड्रैगन है। सीनियर सिस्टर किंगचेंग ध्यान से देखकर बताती हैं कि ये कोई साधारण ड्रैगन नहीं है बल्कि एक प्राचीन प्राइमोर्डियल इंक ड्रैगन यानी मो जाओ है जो हाफ स्टेप हेवनली किंग रियल्म के अलौकिक स्तर पर पहुंच चुका है। सीनियर सिस्टर किंगचेंग तुरंत अपने पीछे खड़े सभी शिष्यों को पीछे हटने और जरा भी करीब न आने की चेतावनी देती हैं। हाफ स्टेप हेवनली किंग रियल्म का ये मो जाओ उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर था। साधारण शिष्यों के लिए इसकी एक फूंक ही उनकी हड्डियां गलाने के लिए काफी थी। ऐसा लग रहा था कि आज केवल दोनों सीनियर सिस्टर्स ही मिलकर इस अजेय महाराक्षस का सामना कर सकती हैं। लेकिन जहां बाकी सब डर से कांप रहे थे वहीं छोटी बच्ची निंग यू की आंखों में उस विशाल प्राइमोर्डियल इंक ड्रैगन को देखकर डर के बजाय लालच और खुशी की चमक आ जाती है। वो अपनी जीभ होंठों पर फेरते हुए खुशी से तालियां बजाने लगती है और चीख उठती है कि सीनियर सिस्टर किंगचेंग ये विशाल काला सांप कितना मोटा और ताजा दिख रहा है। ये निश्चित रूप से खाने में बेहद स्वादिष्ट और रसीला होगा। वो आगे कहती है कि इतना बड़ा सांप उसके लिए कई दिनों तक भरपेट खाने के लिए काफी रहेगा। उसने आज तक कभी ड्रैगन का मांस नहीं खाया है लेकिन प्राचीन किताबों में लिखा है कि ड्रैगन लिवर एंड फीनिक्स मैरो इस ब्रह्मांड के सबसे अनमोल और स्वादिष्ट व्यंजन है। क्योंकि ये राक्षस हाफ स्टेप हेवनली किंग रियल्म का है इसलिए इसके मांस के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की असीम आध्यात्मिक ऊर्जा समाई होगी जिसका स्वाद सचमुच बेमिसाल होगा। वो विशालकाय प्राइमोर्डियल इंक ड्रैगन जिसने हजारों सालों से इस इलाके में राज किया था एक नन्ही बच्ची के मुंह से खुद को भोजन के रूप में तुच्छ समझे जाने की बात सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है। उसकी कड़कड़ाती आवाज पूरे सीक्रेट रियल में गूंज उठती है। वो भयानक गुस्से में दहाड़ता है कि नीच इंसानी कीड़ों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक दिव्य प्राचीन जीव को अपना खाना समझो। वो घोषणा करता है कि वो उन सभी को पीसकर धूल में मिला देगा।
उनकी हड्डियों को राख बना देगा और उनकी आत्माओं को अनंत काल के लिए नरक की गहराइयों में तड़पने के लिए फेंक देगा। सीनियर सिस्टर चिंग चेंग उस विशाल राक्षस के घमंड को देखकर ठंडी सांस लेती हैं। वे मुस्कुराते हुए कहती हैं कि जो जीव अभी तक पूरी तरह से ड्रैगन के रूप में बदल भी नहीं पाया है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो वानफा सेक्ट के सामने अपनी डींगे हाँके। वे निंगयू की ओर देखकर कहती हैं कि वो एक तरफ आराम से खड़ी रहे, लेकिन छोटी निंगयू बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि सीनियर सिस्टर चिंग चेंग, आप थोड़ा विश्राम करें, पहले उसे इस बड़े सांप को सबक सिखाने दें। वो वादा करती है कि जैसे ही वो इस सांप को गिरा देगी, वो सीनियर सिस्टर चिंग चेंग को इसका सबसे मुलायम और स्वादिष्ट मांस का बड़ा टुकड़ा खाने के लिए देगी। वो विशाल मोजाओ अपनी पूरी शक्ति को जागृत करता है और काली आग का गोला फेंकते हुए उनकी ओर झपटता है। सीनियर सिस्टर चिंग चेंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती हैं और अपनी अलौकिक रीइनकार्नेशन आइज यानी रीइनकार्नेशन आइज को पूरी तरह से खोल देती हैं। उनकी आंखों से पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय चक्र की ऐसी भयंकर दिव्य किरणें निकलती हैं जो सीधे उस विशाल राक्षस के शरीर और आत्मा पर वार करती हैं। रीइनकार्नेशन आइज की असीम शक्ति के सामने हाफ स्टेप हेवनली किंग रियल्म का वो शक्तिशाली प्राइमोर्डियल इंक ड्रैगन तिनके की तरह हवा में उड़ जाता है। उसकी पूरी ताकत पलक झपकते ही भाप बनकर उड़ जाती है और वो विशालकाय शरीर जोर से जमीन पर आ गिरता है। ये नजारा देखकर छोटे शिष्य खुशी से चिल्ला उठते हैं कि सीनियर सिस्टर चिंग चेंग सचमुच अजय हैं। छोटी निंगयू खुशी से नाचने लगती है कि इतना बड़ा सांप मार गिराया गया है और अब वे सब मिलकर कई दिनों तक दावत उड़ा सकते हैं। सीनियर सिस्टर चिंग चेंग मुस्कुराते हुए उससे वादा करती हैं कि जब वे सब वानफा पीक वापस लौटेंगे तो वे उसे इस ड्रैगन के मांस का सबसे बेहतरीन हिस्सा पका कर देंगी। इसके बाद पूरे दल ने सीक्रेट रियल्म के गहरे इलाके में छिपे अन्य कई शक्तिशाली दानवों का शिकार किया। इस खूनी अभियान के दौरान शिष्यों को न केवल अमूल्य व्यावहारिक अनुभव मिला, बल्कि उनके हाथ अनगिनत दुर्लभ हथियार बनाने वाली सामग्रियां यानी वेपन क्राफ्टिंग मटेरियल्स भी लगीं। शिष्य खुशी से झूम रहे थे क्योंकि जब वे इन महाराक्षसों के अवशेषों को संप्रदाय के मिशन हॉल में जमा करेंगे तो उन्हें भारी मात्रा में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। इन क्रेडिट से वे साधना टावर यानी ट्रेनिंग टावर में हफ्तों तक रहकर अपनी साधना को एक नए आयाम पर ले जा सकते थे। ट्रेनिंग मिशन के पूरी तरह सफल होने के बाद वानफा सेक्ट का पूरा दस्ता सीक्रेट रियल्म के विशाल नीले पोर्टल से बाहर निकल आता है। बाहर संप्रदाय के महान अनडेड एल्डर और एल्डर वैंग लिन पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। सीनियर सिस्टर चिंग चेंग और सभी शिष्य आगे बढ़कर अनडेड एल्डर के सामने आदरपूर्वक झुकते हैं और प्रणाम करते हैं। अनडेड एल्डर मुस्कुराते हुए सभी को उठने का आदेश देते हैं और पूछते हैं कि क्या सीक्रेट रियल्म का ये पहला प्रशिक्षण अभियान पूरी तरह सफल रहा। एल्डर वांग लिन और सीनियर सिस्टर किंग चेंग मुस्कुराते हुए रिपोर्ट देते हैं कि यात्रा बेहद सफल रही। पूरे विशाल दल में से किसी भी शिष्य की जान नहीं गई है। केवल कुछ ही शिष्य मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज करके उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है। अनडेड एल्डर शिष्यों के हाथों में अनमोल खजानों और राक्षसी अवशेषों की भरमार देखकर बेहद संतुष्ट होते हैं। वे उन्हें जाकर विश्राम करने का आदेश देते हैं और स्वयं सेक्ट मास्टर लू चेन को इस महान सफलता की जानकारी देने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वानफा पीक के मुख्य दरबार में सेक्ट मास्टर लू चेन अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी छोटी निंगयू और सीनियर सिस्टर चिंग चेंग खुशी खुशी दरबार में प्रवेश करती हैं। छोटी निंगयू दौड़कर अपने मास्टर के पास पहुंचती है और उन्हें प्रणाम करती है। वो उत्साह से बताती है कि उसने सीक्रेट रियल्म के भीतर एक बहुत बड़ा और ताज़ा सांप पकड़ा है और सीनियर सिस्टर चिंग चेंग ने कहा था कि इसका मांस बेहद स्वादिष्ट होता है। वो उस विशाल मोजाओ के सबसे बेहतरीन हिस्से को निकालकर अपने गुरु को दिखाती है और मासूमियत से पूछती है कि क्या वे सब मिलकर अभी इसका बारबेक्यू यानी भून कर दावत उड़ा सकते हैं। सेक्ट मास्टर लू चेन अपनी नन्ही शिष्या के पेटूपन को देखकर हंस पड़ते हैं। वे रुऑक्सी को बुलाते हैं और उस ड्रैगन के मांस का एक बड़ा टुकड़ा ले जाकर तुरंत भूनने का प्रबंध करने का आदेश देते हैं। साथ ही वे आसपास मौजूद अन्य शिष्यों और अधिकारियों को भी इस स्वादिष्ट दावत में शामिल होने का न्योता देते हैं। इसके बाद लू चेन अपनी शिष्याओं द्वारा लाए गए अनमोल हथियार बनाने के दुर्लभ अवशेषों को देखते हैं। वे उन्हें सलाह देते हैं कि जब भी उन्हें समय मिले वे पाथ बिल्डिंग पीक के मास्टर के पास जाएं, ताकि वे इन सामग्रियों से उनके लिए कुछ अत्यंत शक्तिशाली और उपयोगी दिव्य हथियार बना सकें। कुछ ही देर में आग पर भुनते हुए ड्रैगन के मांस की ऐसी अलौकिक और मनमोहक सुगंध पूरे दरबार में फैल जाती है कि सभी के मुंह में पानी आ जाता है। छोटी निंगयू अपनी जीभ से लाल टपकाते हुए बार बार पूछती है कि इसे पकने में और कितना समय लगेगा। रॉक्सी हंसते हुए उसे समझाती है कि मांस अभी पूरी तरह से पका नहीं है और उसे कम से कम 15 मिनट यानी 1 क्वार्टर का धैर्य रखना होगा। 15 मिनट का नाम सुनते ही निंगयू मचलने लगती है और अपने बड़े भाइयों को भी बारबेक्यू का मजा लेने के लिए बुला लेती है। जब भूनकर तैयार हुआ स्वादिष्ट ड्रैगन मीट सभी शिष्यों में बांटा जाता है तो उसकी एक ही बाइट लेते ही सभी के शरीर में अमृत जैसी ऊर्जा दौड़ जाती है।
रुऑक्सी को भी सेक्ट मास्टर स्वयं प्रेम से खाने के लिए कहते हैं। भरपेट स्वादिष्ट भोजन करने के बाद छोटी निंग यूं का पेट इतना फूल जाता है कि वो एक छोटे से गोल मटोल सुअर के बच्चे की तरह फर्श पर ही सो जाती है। तभी दरबार के बाहर से छोटा फिनिक्स यानी शाओ लॉन्ग उड़ता हुआ आता है। वो सोई हुई निंग यूं को जगाते हुए चिढ़ाता है कि वो इतने दिनों तक सीक्रेट रियल में क्या कर रही थी और क्या अंदर सचमुच मजा आया। निंग यूं अपनी आंखें मलते हुए गर्व से बताती है कि उसने अंदर बहुत मजा किया, एक विशाल सांप मारा और एक बड़ा केकड़ा भी पकड़ा। वो शिकायत करती है कि वो और भी बहुत सारा मांस लाना चाहती थी, लेकिन सीनियर सिस्टर शिंगचेंग ने उसे ज्यादा शिकार नहीं करने दिया। वो मासूमियत से पूछती है कि वे सब फिर से बाहर घूमने कब जाएंगे, क्योंकि संप्रदाय के भीतर बंद रहकर साधना करना बहुत उबाऊ है। इसी बीच देखते ही देखते वानफा सेक्ट के भीतर साधना का एक पूरा साल बीत जाता है। इस एक साल के भीतर संप्रदाय के हर छोटे बड़े शिष्य की साधना में एक अभूतपूर्व और अलौकिक उछाल आया। कई मुख्य शिष्यों का स्तर सीधे सेंट रियल्म के शिखर पर पहुंच चुका था, लेकिन सबसे बड़ा और ब्रह्मांड को हिला देने वाला परिवर्तन तब हुआ जब वानफा सेक्ट के 22 पीक क्वासी एम्परर एल्डर्स ने एक साथ अपनी अंतिम बाधाओं को तोड़कर अर्थ रियल्म यानी एम्परर लेवल के महासम्राट के रूप में सफलता प्राप्त की। वानफा सेक्ट के ऊपर अचानक 10,000 योजन विस्तृत स्वर्णिम बादल और भयंकर अर्थ लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन का कड़कड़ाता हुआ दिव्य वज्र मंडराने लगता है। संप्रदाय के एक जादुई प्राचीन जीव शाओ हाओ ने आकाश में जाकर उस बिजली के भयंकर वज्रपात का सामना किया और सफलतापूर्वक अपना रूप बदलकर साम्राज्यीय स्तर को छू लिया। पूरे श्वानहुआंग कॉन्टिनेंट के सभी प्राचीन और शक्तिशाली राजवंशों में इस घटना से हड़कंप मच गया। आसमान में कड़कड़ती हुई इस असीम बिजली और नए सम्राट के जन्म को देखकर पूरे महाद्वीप की धरती कांप उठी। इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक ही संप्रदाय के भीतर इतने सारे ग्रेट एम्परर्स एक साथ पैदा हो जाएं। वानफा सेक्ट के पास अब पहले के 9 महान सम्राटों को मिलाकर कुल 10 जीवित ग्रेट एम्परर्स का अजेय बल मौजूद था। महाद्वीप के सबसे बड़े प्राचीन घरानों में से एक मुरोंग फैमिली के मुख्य दरबार में इस खबर के पहुंचते ही सन्नाटा छा जाता है। परिवार के पेट्रियार्च अपने वयोवृद्ध पूर्वज यानी एंसेस्टर के सामने हाथ जोड़कर बैठते हैं और गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पूछते हैं कि इस अनाम अलौकिक जीव और वानफा सेक्ट के अचानक जन्मे 10वें सम्राट को वे किस नजरिए से देखें। वे स्वीकार करते हैं कि प्राचीन ग्रंथों के पूरे पुस्तकालय को खंगालने के बाद भी किसी ने ऐसे पंख वाले दिव्य जीव का वर्णन नहीं देखा जो ड्रैगन जैसा दिखता है, लेकिन कछुआ या किरण नहीं है। मुरोंग फैमिली के मुख्य पूर्वज ठंडी सांस लेते हुए कहते हैं कि वानफा एम्परर सेक्ट की नींव और उनका आधार इतना अधिक असीम और खौफनाक हो चुका है कि इस समय उनके साथ दुश्मनी मोल लेना अपनी पूरी नस्ल को मिटाने जैसा होगा। वे सलाह देते हैं कि इस समय न तो वानफा सेक्ट को उकसाना समझदारी है और न ही बिना बात के उनके सामने गिड़गिड़ाना उचित है। हमें शांत रहकर अपनी स्थिति बनाए रखनी चाहिए। वे निर्णय लेते हैं कि जब तक उनके घराने के 3 महान सम्राट पूर्वज जो इस समय सुदूर तारों की दुनिया यानी स्टारी स्काई में साधना कर रहे हैं वापस नहीं लौट आते, तब तक कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन साथ ही मुरोंग फैमिली के पूर्वज आदेश देते हैं कि वे चुपचाप अन्य बड़े साम्राज्यीय घराने जैसे हुआंगफू फैमिली और शुआन्युआन फैमिली के साथ संपर्क साधें। वे जानते थे कि ये बड़े घराने भी वानफा सेक्ट को इस पूरे महाद्वीप पर अकेला एक छत्र राज करते हुए नहीं देखना चाहेंगे। हालांकि वे क्विंगलन एकेडमी, ग्युआन सॉर्ड पैविलियन और टियानबाओ पैविलियन जैसे तटस्थ घरानों को आमंत्रित करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि ये संस्थाएं कभी भी संसारी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करती। साथ ही वे रहस्यमयी टियानजी टावर के साथ भी सांठगांठ करने का फैसला करते हैं ताकि वानफा सेक्ट की असली ताकत का गुप्त रूप से पता लगाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ वानफा पीक के शांत माहौल में सेक्ट मास्टर लू चैन अपने मुख्य शिष्यों के सामने बैठे थे। उनके मुख्य शिष्य और सुंदर छोटी शिष्या दोनों अपनी अपनी साधना में एक बड़े रुकावट यानी कल्टीवेशन बॉटलनेक का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपने गुरु के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि वे अपनी साधना को अगले स्तर पर ले जाने के लिए बाहरी दुनिया में जाकर व्यावहारिक अनुभव यानी एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं। तभी लू चैन को ओवरलॉर्ड पीक मास्टर का एक गुप्त संदेश प्राप्त होता है। ओवरलॉर्ड पीक मास्टर बताते हैं कि उनके 2 सबसे होनहार शिष्य काई बुफान और हुआ एन भी अगले 2 दिनों के भीतर अपनी साधना को निखारने के लिए संप्रदाय से बाहर दुनिया के भ्रमण पर निकलने वाले हैं। सेक्ट मास्टर लू चैन मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों को अनुमति दे देते हैं और कहते हैं कि ये बेहद अच्छी बात है। वे निर्देश देते हैं कि वे सब अलग अलग भटकने के बजाय काई बुफान और हुआ एन के साथ मिलकर एक समूह बनाकर बाहर जाएं। साथ में ज्यादा लोग होने से यात्रा न केवल सुरक्षित रहेगी बल्कि रास्ते की रौनक और मजा भी दोगुना हो जाएगा। शिष्य तुरंत अपने गुरु के आदेश को स्वीकार करते हैं और अपने साथी शिष्यों को गुप्त संदेश भेजकर तैयार रहने को कहते हैं। अगले ही दिन वानफा सेक्ट की सीमा को पार करके शिष्यों का एक छोटा और अति प्रतिभावान दल बाहर की दुनिया में कदम रखता है। दल में सीनियर सिस्टर चिंगचेंग, काई बुफान,
हुआ एन और उनके अन्य साथी शामिल थे। रास्ते में चलते हुए काई बुफान उत्साह से पूछते हैं कि सीनियर सिस्टर चिंग चेंग अब वे आगे अपने प्रशिक्षण के लिए किस दिशा में जाने वाले हैं। क्या उन्हें दक्षिणी क्षेत्र यानी सादर्न रीजन की ओर जाना चाहिए या उत्तरी क्षेत्र यानी नॉर्दर्न रीजन की ओर। सीनियर सिस्टर चिंग चेंग मुस्कुराते हुए उत्तर देती हैं कि इस बार वे सब मध्य भूमि यानी जोंगझोउ की ओर रुख करेंगे। वे बताती हैं कि उन्होंने आज तक कभी जोंगझोउ की धरती पर कदम नहीं रखा है, लेकिन उन्होंने सुना है कि जोंगझोउ उनके पूर्वी क्षेत्र यानी ईस्टर्न रीजन की तुलना में 1000 गुना अधिक समृद्ध, विशाल और अलौकिक है। वहाँ पूरे महाद्वीप की सबसे घनी और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा बहती है। हुआ एन और काई बुफान भी इस प्रस्ताव पर खुशी से उछल पड़ते हैं। वे भी जोंगझोउ के उन विश्व प्रसिद्ध महाप्रतिभावान योद्धाओं यानी प्रोडिजीज से मुकाबला करके अपनी ताकत को परखना चाहते थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वानफा सेक्ट का ये दल जोंगझोउ की सीमा पर स्थित एक विशाल और आलीशान शहर के मुख्य द्वार पर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वे शहर के भीतर कदम रखने वाले होते हैं, द्वार पर खड़े घमंडी पहरेदार अपनी भयंकर तलवारें उनके आगे अड़ा देते हैं और रुखे स्वर में चिल्लाते हैं कि रुको। बाहर से आने वाले किसी भी अजनबी को शहर के भीतर प्रवेश करने के लिए एक हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन का भारी शुल्क देना होगा। काई बुफान ये अपमान सुनकर गुस्से से लाल हो जाते हैं। उनकी सैवेज बैटल बॉडी की उग्र ऊर्जा कड़कड़ाने लगती है और वे उन मामूली पहरेदारों की गर्दन मरोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सीनियर सिस्टर चिंग चेंग तुरंत अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक लेती हैं। वे शांत लहजे में समझाती हैं कि वे इस इलाके में पहली बार आए हैं और यहाँ के नियमों या ताकतों के बारे में कुछ नहीं जानते। महज एक स्पिरिट स्टोन के पीछे बिना वजह विवाद खड़ा करना और अपनी पहचान उजागर करना समझदारी नहीं है। काई बुफान अपनी सीनियर सिस्टर की बात मानकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन उन पहरेदारों की ओर घूरते हुए मन ही मन कहते हैं कि वे खुशकिस्मत हैं कि सीनियर सिस्टर ने उन्हें रोक लिया, वरना आज उनकी लाशें यहाँ तैर रही होती। सीनियर सिस्टर चिंग चेंग मुस्कुराते हुए शुल्क का भुगतान करती हैं और पूरा दल शांति से शहर के भीतर प्रवेश कर जाता है। शहर के भीतर का नजारा सचमुच अद्भुत था। चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें और अलौकिक बाजार सजे हुए थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये थी कि यहाँ आम सड़कों पर घूमने वाले साधारण दुकानदारों और नागरिकों का साधना स्तर भी गोल्डन कोर और पर्पल मैंशन रियल्म का था। यहाँ तक कि भीड़ में कई साधक वॉइड रियल्म के स्तर पर तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। जोंगझोउ का बुनियादी स्तर पूर्वी क्षेत्र की तुलना में कई गुना अधिक ऊंचा था। चलते चलते वे शहर के एक बहुत बड़े चायखाने यानी टी हाउस के पास से गुजरते हैं, जहां से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। भीतर बैठे कई शक्तिशाली साधक बेहद उत्साह के साथ आपस में चर्चा कर रहे थे कि हाल ही में जोंगझोउ की कई बड़ी प्रीफेक्चर लेवल फोर्सेस मिलकर एक महाप्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही हैं, जिसे टियानजियाओ अरीना यानी योद्धाओं का महामंच कहा जा रहा है। इस प्रतियोगिता में पूरे ब्रह्मांड के सबसे अलौकिक और प्रतिभावान युवाओं को अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इस बार टियानजियाओ अरीना के जो पुरस्कार और संसाधन रखे गए हैं वे इतने अनमोल हैं कि यदि कोई युवा योद्धा उस प्रतियोगिता को जीत लेता है तो उसे अपनी साधना के अगले कई सालों तक किसी जड़ी बूटी या आध्यात्मिक पत्थर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, विजेता को सीधे किसी प्रसिद्ध होली लैंड या एंशिएंट लैंड का मुख्य शिष्य बनने का सीधा अवसर प्राप्त हो सकता है। काई बुफान और हुआ एन ये सुनकर रुक जाते हैं। काई बुफान उत्सुकता से उस चायखाने के भीतर कदम रखते हैं और वहां बैठे लोगों के पास जाकर विनम्रता से पूछते हैं कि वे जिस टियानजियाओ अरीना की बात कर रहे हैं उसका पूरा सच क्या है और क्या कोई भी बाहर का साधक उसमें भाग ले सकता है। चायखाने में बैठा एक चतुर और हंसमुख मार्गदर्शक यानी टूर गाइड उनकी ओर देखता है। वो मुस्कुराते हुए समझाता है कि टियानजियाओ अरीना का आयोजन हर 3 साल में एक बार किया जाता है। जोंगझोउ की बड़ी शक्तियां अपने शिष्यों की धार को तेज करने और दुनिया भर से छिपी हुई प्रतिभाओं की खोज करने के लिए इस महा उत्सव का आयोजन करती हैं। इस बार इस भव्य आयोजन की मेजबानी साम्राज्य शुआन्युआन फैमिली कर रही है। शुआन्युआन फैमिली के युवा सम्राट यानी यंग मास्टर शुआन्युआन ने मध्य भूमि के सभी बड़े घरानों और पवित्र भूमियों के महान योद्धाओं को अपना निमंत्रण पत्र भेज दिया है। नियम बेहद सरल हैं। यदि किसी भी युवा को अपनी ताकत और प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास है तो वो बिना किसी भेदभाव के अपना नाम दर्ज करा सकता है। काई बुफान चकित होकर पूछते हैं कि क्या इसमें भाग लेने के लिए किसी विशेष सिफारिश या ऊंचे कुल की आवश्यकता नहीं है। मार्गदर्शक हंसते हुए उत्तर देता है कि प्रवेश के लिए कोई शर्त नहीं है, लेकिन साधारण लोग इसमें अपना नाम लिखाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन बड़े साम्राज्य घरानों के मुख्य शिष्य सर्वोच्च तकनीकों से लैस होते हैं और रिंग में उतरने का अर्थ अपनी जान को हथेली पर रखना होता है। बिना असीम ताकत के वहां उतरना सीधे आत्महत्या करने जैसा है। हुआ एन आगे बढ़कर पूछते हैं कि ये टियानजियाओ अरीना कब और कहां आयोजित होने वाला है। वो मार्गदर्शक थोड़ा हैरान होकर उनकी ओर देखता है और पूछता है कि वे सब जोंगझोउ के इतने बड़े उत्सव से इतने अनजान क्यों हैं और वे किस सुदूर इलाके से आए हैं। सीनियर सिस्टर चिंग चेंग मुस्कुराते हुए बताती हैं कि वे सब अपने पूर्वी क्षेत्र यानी ईस्टर्न रीजन से साधना का अनुभव प्राप्त करने और जोंगझोउ की महानता को देखने आए हैं।
मार्गदर्शक ये सुनकर सम्मान से अपना सिर हिलाता है और कहता है कि पूर्वी क्षेत्र अब कोई साधारण जगह नहीं रही है। वानफा एम्परर सेक्ट के उठने के बाद से पूरे पूर्वी क्षेत्र का नाम पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। वो आगे जानकारी देता है कि ये महाप्रतियोगिता ठीक 1 महीने के बाद जोंगजो के सबसे समृद्ध और विशाल शहर टियानडू सिटी में आयोजित होगी। टियानडू सिटी के बिल्कुल केंद्र में टियानडू स्क्वायर स्थित है, जिसे असीम अलौकिक धातुओं और खजानों से पिघलाकर एक अजेय रिंग के रूप में ढाला गया है। हुआन अत्यंत प्रसन्न होकर उस मार्गदर्शक को धन्यवाद देते हैं और उनकी मेज पर चाय के खर्चे के रूप में कई उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन्स रख देते हैं। वो मार्गदर्शक इतने सारे अनमोल पत्थर देखकर फूले नहीं समाता और खुश होकर उन्हें जोंगजो के मुख्य भूगोल और शक्ति संतुलन की विस्तृत जानकारी देना शुरू करता है। वो बताता है कि वे इस समय जोंगजो के दक्षिणी इलाके में स्थित वुशुआंग सिटी में खड़े हैं। पूरा जोंगजो 4 मुख्य दिशाओं और एक केंद्रीय मैदान में बंटा हुआ है। पूर्व में विशाल कैंगलिन माउंटेन्स खड़े हैं, दक्षिण में सुदूर जल नगरी युनमेंगजे फैली है, पश्चिम में पथरीला और खतरनाक गोबी डेजर्ट है और उत्तर में हजारों मील तक फैला हुआ बर्फ का जमा हुआ साम्राज्य यानी नॉर्दर्न ग्लेशियर स्थित है। और इन चारों दिशाओं के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है ब्रह्मांड का केंद्र, प्लेन ऑफ हेवन एंड अर्थ, जहाँ टियानडू सिटी स्थापित है। मार्गदर्शक आगे समझाता है कि जोंगजो का शक्ति संतुलन मुख्य रूप से 9 बड़ी साम्राज्यीय शक्तियों यानी प्रीफेक्चर लेवल फोर्सेस के हाथों में टिका हुआ है। इन्हें संक्षेप में 1 बिल्डिंग, 1 कोर्टयार्ड, 2 पैविलियंस, 2 सेक्रेड साइट्स एंड 3 फैमिलीज कहा जाता है। एक बिल्डिंग का अर्थ है रहस्यमयी टियानजी बिल्डिंग और एक कोर्टयार्ड का अर्थ है ज्ञान का भंडार क्विंगलन एकेडमी। 2 पैविलियंस और 2 सेक्रेड साइट्स में शामिल हैं व्यापारिक साम्राज्य टियानबाओ पैविलियन, अजेय तलवारबाजों का ग्युआ सॉर्ड पैविलियन और 2 महान पवित्र भूमियां, याओग्वांग होली लैंड और टाइकिंग होली लैंड। और 3 फैमिलीज का अर्थ है 3 सबसे शक्तिशाली प्राचीन साम्राज्यीय घराने, मुरोंग फैमिली, शुएन्युआन फैमिली और हुआंगफू फैमिली। मार्गदर्शक आगे बताता है कि इन 9 बड़ी शक्तियों के पीछे जीवित ग्रेट एम्परर्स का वरदहस्त मौजूद है। इनके नीचे सैकड़ों छोटी मोटी पवित्र भूमियां आती हैं जहां केवल ग्रेट सेजेस का राज चलता है। वो मुस्कुराते हुए ये भी जोड़ता है कि कुछ समय पहले तक जोंगजो में हेवनली फील्ड पैलेस और शाओ फैमिली का भी नाम गूंजता था, लेकिन पूर्वी क्षेत्र के वानफा एम्परर सेक्ट ने उन दोनों घमंडी शक्तियों को रातों रात धरती के नक्शे से पूरी तरह मिटा दिया। जब वानफा सेक्ट के शिष्यों को जोंगजो की इस पूरी राजनीतिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है तो वे उस मार्गदर्शक का धन्यवाद करके चाय खाने से बाहर आते हैं। काई बुफान उत्साह से भर उठते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि जब वे इतनी दूर जोंगजो की धरती पर आए ही हैं तो उन्हें इस टियानजियाओ अरीना में निश्चित रूप से भाग लेना चाहिए ताकि वे दुनिया के सबसे बड़े शूरवीरों से अपनी तलवार टकरा सकें। सीनियर सिस्टर किंगचेंग और हुआ एन भी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे देते हैं। फैसला किया जाता है कि वे कल सुबह ही टियानडू सिटी की ओर अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे ताकि रास्ते में मिलने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी साधना को और मजबूत कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जोंगजो के सबसे गुप्त और रहस्यमयी स्थान टियानजी टावर के मुख्य दरबार में एक बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात चल रही थी। मुरोंग फैमिली के सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग एल्डर मुरोंग बो स्वयं चलकर टियानजी टावर के स्वामी मास्टर जी से मिलने पहुंचे थे। मास्टर जी आदरपूर्वक एल्डर मुरोंग बो का स्वागत करते हैं, उन्हें अपने पास बैठाते हैं और अपने सेवकों को सबसे अनमोल दिव्य चाय परोसने का आदेश देते हैं। मास्टर जी सेवकों को सख्त हिदायत देते हैं कि जब तक उनकी ये गुप्त बैठक खत्म नहीं हो जाती तब तक किसी भी परिंदे को दरबार के भीतर आने की अनुमति न दी जाए। एल्डर मुरोंग बो चाय की चुस्की लेते हुए सीधे मुख्य मुद्दे पर आते हैं। वे कहते हैं कि वे आज किसी औपचारिक शिष्टाचार के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वे टियानजी टावर की गुप्त दृष्टि से एक बेहद गंभीर सवाल का जवाब मांगने आए हैं। एल्डर मुरोंग बो पूछते हैं कि टियानजी टावर की नज़र में वानफा एम्परर सेक्ट का असली वजूद क्या है और वे उस अलौकिक संप्रदाय को किस नज़र से देखते हैं। मास्टर जी मुस्कुराते हैं और प्रति प्रश्न करते हैं कि एल्डर मुरोंग बो अचानक वानफा सेक्ट के बारे में इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं। मास्टर जी कहते हैं कि टियानजी टावर का वानफा सेक्ट के प्रति कोई व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नहीं है। एल्डर मुरोंग बो का चेहरा गंभीर हो जाता है। वे याद दिलाते हैं कि हाल ही में वानफा सेक्ट के ऊपर 10वें महासम्राट का उदय हुआ है और उनके पास एक ऐसा भयानक प्राचीन जीव मौजूद है जिसकी पहचान आज तक ब्रह्मांड के किसी ग्रंथ में नहीं मिली। 10-10 ग्रेट एम्परर्स की ताकत के साथ वानफा एम्परर सेक्ट अब पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने की क्षमता रखता है। एल्डर मुरोंग बो पूछते हैं कि क्या इतने खौफनाक संप्रदाय के उठने से टियानजी टावर को अपने अस्तित्व का डर महसूस नहीं होता। वे चेतावनी देते हैं कि हेवनली फील्ड पैलेस की जरा सी भूल के कारण वानफा सेक्ट ने उनका नामो निशान मिटा दिया था और यदि अन्य बड़े घराने एक साथ नहीं आए तो वानफा सेक्ट पूरे महाद्वीप को अपना गुलाम बना लेगा। मास्टर जी शांत भाव से उनकी बात सुनते रहते हैं और उनकी आंखों में छुपे डर को पहचानकर मन ही मन जानते हैं कि वानफा सेक्ट की असीम शक्ति ने जोंगजो के इन प्राचीन घरानों की रातों की नींद उड़ा दी है।
अब हम देखते हैं कि टियानजी टावर के स्वामी मास्टर जी बहुत ही शांत और गंभीर लहजे में मुरोंग फैमिली के बुजुर्ग एल्डर मुरोंग बो को समझाते हैं। वे कहते हैं कि शाओ फैमिली ने अपने बुरे कर्मों के कारण ही विनाश का मुंह देखा था और वानफा एम्परर सेक्ट ने बिना किसी कारण के कोई उग्र कदम नहीं उठाया है। मास्टर जी सवाल करते हैं कि क्या एल्डर मुरोंग बो सचमुच ये सोचते हैं कि वानफा सेक्ट को लेकर टियानजी टावर किसी डर या खौफ के साये में जी रहा है। वे स्पष्ट करते हैं कि टियानजी टावर हमेशा से ही एक व्यावसायिक संस्था रहा है जो केवल अपने व्यापार और जानकारी के लेन देन से मतलब रखता है और दुनिया भर के आपसी विवादों, महाद्वीपों की राजनीति या सत्ता के संघर्षों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। एल्डर मुरोंग बो समझ जाते हैं कि टियानजी टावर इस युद्ध में उनका साथ देने या वानफा सेक्ट के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने में कोई रुचि नहीं रखता। वे मास्टर जी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि आज वे उनका समय खराब करने के लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ अन्य महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। इतना कहकर एल्डर मुरोंग बो वहां से सम्मान पूर्वक विदा लेते हैं। एल्डर मुरोंग बो के जाने के तुरंत बाद टियानजी टावर के गुप्त कक्ष में एक और गंभीर चर्चा शुरू होती है। मास्टर जी अपने पूर्वज यानी एंसेस्टर के पास जाते हैं और पूरी स्थिति से अवगत कराते हैं। वे बताते हैं कि अभी अभी मुरोंग फैमिली के वरिष्ठ लोग आए थे और वे टियानजी टावर का रुख जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। वे ये जांचना चाहते थे कि क्या टियानजी टावर को वानफा एम्परर सेक्ट द्वारा पूरे श्वेनहुआंग कॉन्टिनेंट को एक छत्र अपने अधीन कर लेने या एकजुट कर देने का कोई डर है। मास्टर जी बताते हैं कि मुरोंग फैमिली केवल पानी की गहराई नापने यानी माहौल का जायजा लेने आई थी। इस पर पूर्वज बेहद प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मास्टर जी ने बिल्कुल सही रुख अपनाया है। टियानजी टावर को इस पूरे सत्ता के संघर्ष में पूरी तरह तटस्थ रहना चाहिए और दूर से शांत रहकर केवल स्थितियों पर नजर रखनी चाहिए। पूर्वज स्पष्ट करते हैं कि इस राजनीतिक उथल पुथल में उलझना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी बीच टियानबाओ पवेलियन के अध्यक्ष ब्रदर लियू और ग्युआन सॉर्ड पवेलियन के मुख्य संरक्षक ब्रदर ग्युआन के बीच भी एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण मुलाकात होती है। ब्रदर लियू बड़े आत्मविश्वास के साथ बताते हैं कि किंगलन एकेडमी और टियानजी टावर जैसे निष्पक्ष घराने कभी भी साम्राज्य घरानों का साथ देकर वानफा एम्परर सेक्ट के खिलाफ किसी विनाशकारी युद्ध में शामिल नहीं होंगे। किंगलन एकेडमी हमेशा से ही सांसारिक मोह माया और राजनीति से कोसों दूर रही है, जबकि टियानजी टावर पूरे ब्रह्मांड के नफे नुकसान की गणना करके ही कोई कदम उठाता है। वे थोड़े से नाम या अस्थायी प्रसिद्धि के लिए इतने खतरनाक संप्रदाय के साथ दुश्मनी मोल लेने का जोखिम कभी नहीं उठाएंगे। ब्रदर ग्युआन मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि क्या ब्रदर लियू को इस बात का डर नहीं है कि यदि साम्राज्य परिवार और अन्य पवित्र भूमियां एकजुट होकर वानफा सेक्ट को हरा देती हैं, तो जीतने के बाद वे घमंडी घराने पलटकर उन पर और उनकी तटस्थ संस्थाओं पर हमला नहीं करेंगे। ब्रदर लियू ठहाका लगाकर हंसते हुए कहते हैं कि यदि परिस्थिति इतनी बिगड़ जाती है और वे घराने उन्हें सीमा लांघने पर मजबूर करते हैं, तो वे चारों निष्पक्ष संस्थाएं एक साथ मिलकर सीधे वानफा एम्परर सेक्ट का साथ देंगी और उन घमंड में अंधे हुए घरानों का नामो निशान मिटा देंगी। वे मजाक में कहते हैं कि व्यापारी लोग हमेशा अपना फायदा नुकसान अच्छी तरह समझते हैं। ब्रदर लियू आगे रणनीति बनाते हुए निर्णय लेते हैं कि वे सबसे पहले किंगलन एकेडमी और टियानजी टावर को सचेत करेंगे और उसके बाद वे खुद जाकर वानफा एम्परर सेक्ट के सेक्ट मास्टर लू चैन को इस पूरे षड्यंत्र की खबर देंगे। वे जानकारी देंगे कि कई साम्राज्य घराने और होली लैंड्स मिलकर उनके खिलाफ गठबंधन बनाने की गुप्त कोशिशें कर रहे हैं। ब्रदर ग्युआ हैरान होकर पूछते हैं कि क्या ब्रदर लियू को वानफा एम्परर सेक्ट पर इतना असीम भरोसा है। ब्रदर लियू समझाते हैं कि पूर्वी क्षेत्र से उनके गुप्तचरों ने जो जानकारी जुटाई है, उसके अनुसार वानफा एम्परर सेक्ट बेहद स्पष्ट और न्यायप्रिय सिद्धांतों पर चलता है। यदि कोई उन्हें उकसाता है या उन पर हमला करता है, तो वे उसका पूरी तरह सर्वनाश कर देते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो वे उसके प्रति बेहद दयालु और उदार रहते हैं। इसलिए यदि उन्हें किसी एक पक्ष का चुनाव करना पड़े, तो वे हमेशा वानफा एम्परर सेक्ट का ही साथ चुनेंगे, क्योंकि वे उन पाखंडी साम्राज्य घरानों की तुलना में 1000 गुना अधिक ईमानदार हैं। इसके बाद फैसला होता है कि ब्रदर ग्युआ खुद वानफा एम्परर सेक्ट जाकर उन्हें इस आने वाले खतरे के प्रति सतर्क करेंगे, जबकि ब्रदर लियू अन्य तटस्थ घरानों से संवाद साधेंगे। वहीं दूसरी तरफ वानफा सेक्ट के जाबांज शिष्यों का दल, जिसमें सीनियर सिस्टर चिंग चेंग, काई बुफान, हुआ एन और उनके साथी शामिल थे, मध्य भूमि की विशाल धरती पर पैदल यात्रा कर रहे थे। वे बिना किसी जल्दी के शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इस पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य अपनी साधना को निखारना, अपने मन को संयमित करना और जोंगजो के अनोखे रीति रिवाजों और संस्कृति को करीब से महसूस करना था। यहाँ की हवा पूर्वी क्षेत्र की तुलना में काफी ताज़ा, ठंडी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी। वे प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक दूर जंगल के रास्ते से बचाओ बचाओ की चीख पुकार और हथियारों की कड़कड़ाहट की आवाजें आने लगती हैं। एक व्यापारी का काफिला रास्ते से गुजर रहा था, जिस पर डाकुओं के एक खूंखार गिरोह ने हमला कर दिया था। खूंखार डाकू बेकसूर व्यापारियों को बेरहमी से मार रहे थे और उनकी बहुमूल्य स्टोरेज रिंग्स छीन रहे थे।
डाकुओं का सरदार चिल्लाकर अपने आदमियों को आदेश दे रहा था कि किसी भी व्यापारी को जिंदा न छोड़ा जाए और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। जबरन लूटपाट और बेकसूरों की हत्या का ये खौफनाक नजारा देखकर क्याई बुफान और हुआएन का खून खौल उठता है। वे बिना एक पल का विलंब किए आगे आते हैं और गरजते हुए चिल्लाते हैं कि दिन दहाड़े गुंडागर्दी करने और मासूमों का कत्ल करने वाले इन नीच डाकुओं की हिम्मत कैसे हुई। डाकुओं का सरदार, जो ब्लैक विंड स्ट्रॉन्गहोल्ड का खतरनाक गिरोह था, घमंड में भरकर हंसता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उनके इलाके में कोई कितना ही बड़ा शूरवीर क्यों न हो, उसे भी उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। वो शिष्यों को तुरंत वहां से भाग जाने या अपनी जान से हाथ धोने की धमकी देता है, लेकिन वानफा सेक्ट के शिष्य ऐसे तुच्छ डाकुओं से डरने वाले नहीं थे। और इसी के साथ में हमारा ये वाला सीजन यहीं पर ही खत्म होता है।